हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मेरा नाम यतेंद्र। एम आई ऑडिबल? यस। आप सबका स्वागत है उमंग लाइब्रेरी द्वारा आयोजित इस व्याख्यान माला में। यह इस श्रृंखला का 5वां लेक्चर है। बिग बैंग ब्रह्मांड के विस्फोट से होकर के इस श्रृंखला में हमने कई विस्फोटों की चर्चा की जिन्होंने मानव अस्तित्व को आकार दिया। गैलीलियो कोपरनिकस से चलकर कार्नो फेराडे होता हुआ यह सिलसिला आज आइंस्टीन, बोर और प्लांक तक आ गया है। आज हम बात करेंगे क्वांटम क्रांति के बारे में, जिसने 20वीं सदी के विज्ञान को एक नया आकार दिया और जिसका प्रभाव आज भी हूबहू बरकरार है। हमारे वक्ता से आप सभी परिचित ही हैं। MIT से भौतिक शास्त्री हैं। 40 वर्षों से अधिक अपना जीवन लेखक एवं सामाजिक कार्य में लगाया है। आज उमंग लाइब्रेरी के माध्यम से विज्ञान एवं वैज्ञानिक सोच को लोकप्रिय करने का महत्वपूर्ण एवं कठिन काम करने का बीड़ा उठाया है। प्रोफेसर रवि सिन्हा का हम स्वागत करते हैं। आप अपनी बात रखें। धन्यवाद यतीन, और आप सभी का स्वागत और आप सभी का धन्यवाद होने के लिए। जैसा कि यतीन्द्र ने कहा, आज हम लोग 20वीं सदी की कहानी शुरू कर रहे हैं। 20वीं सदी के भौतिक विज्ञान की कहानी शुरू कर रहे हैं। पिछली बार हम लोगों ने 19वीं सदी की बात की थी। 19वीं सदी से 20वीं सदी में जो विज्ञान की दुनिया जिस तरह से 19वीं सदी से 20वीं सदी में आई, वो केवल कोई सदी पार करने वाली या कोई साल पार करने वाली बात नहीं थी। इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि जिस समय सदी बदल रही थी, उसी समय भौतिक विज्ञान में सबसे बड़ी क्रांतियों का जन्म हो रहा था। 20वीं सदी का जो विज्ञान है, जो आज का जो विज्ञान है, आज का जो मॉडर्न फिजिक्स है, वो दो हुआ है। उसके दो आधारभूत फंडामेंटल उसकी दो थियरीज हैं। एक है रिलेटिविटी, आप लोगों ने नाम सुना होगा, और दूसरा है क्वांटम थियरी। दोनों की शुरुआत 20वीं सदी के क्वांटम थियरी की बात हम लोग आज शुरू करेंगे। कि क्रांति ऐसी थी, उसके द्वारा जो उससे जो तब्दीली पैदा हुई कॉन्सेप्ट्स में, साइंस में, और यहाँ तक कि फिलॉसफी में, सोचने के ढंग में, वो शायद मानव मेधा की सबसे बड़ी, या विज्ञान की, दर्शन की सबसे बड़ी क्रांतियों में से एक थी, और उसके अनेक चरण थे। क्वांटम की कहानी जब पूरी हो जाएगी, उसमें शायद 2 या 3 बार हम लोगों को मिलना पड़े। आज शुरू कर रहे हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग रिलेटिविटी पे आएंगे और देखेंगे कि जहां रिलेटिविटी मुख्यतः एक व्यक्ति के द्वारा लाई हुई क्रांति थी, अल्बर्ट आइंस्टाइन, आप सभी नाम से परिचित हैं। मोर और लेस ये कहा जा सकता है कि अकेले उन्होंने रिलेटिविटी की दोनों थियरीज, स्पेशल थियरी और जनरल थियरी, दोनों का सूत्रपात किया। क्वांटम थियरी वाली क्रांति उससे बिल्कुल भिन्न ढंग से आई, उससे बिल्कुल अलग ढंग से आई। क्वांटम थियरी की क्रांति का सूत्रपात करना किसी के दिमाग की उतनी उपज नहीं थी। एक तरह से प्रायोगिक जो तथ्य थे, जो एक्सपेरिमेंट्स थे, जो नेचर जो नए फैक्ट्स सामने पेश कर रही थी, उससे निपटने के दौरान मजबूरन वो क्रांति हुई। एक तरह से वो क्रांति नेचर ने, करने वाले तो थे, हम उन सितारों की बात करेंगे आज, लेकिन एक तरह से
प्रायोगिक तथ्यों के बहुत नजदीक चलती हुई, बहुत साथ साथ चलती हुई ये क्रांति आई। तो दोनों क्रांतियों के जिस तरह से इनका इतिहास था और जिस तरह से इन्होंने वैज्ञानिकों के सोचने के ढंग को बदला और उनके सिद्धांतों को बदला, उसमें आकाश पाताल का फर्क था। अभी महत्वपूर्ण ये है, आज का जो भौतिक विज्ञान है वो दो फंडामेंटल थियरीज पे आधारित है, और वो है, जैसा मैंने कहा, रिलेटिविटी और क्वांटम थियरी। और ये दोनों जो है यूनिवर्सल थियरीज हैं, ये पूरे नेचर पे लागू होती हैं। ये ऐसा नहीं होता कि जैसे कहें कि चार्ज पार्टिकल्स पे इलेक्ट्रोडायनामिक्स लागू होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के लिए चार्ज होना जरूरी है उसमें, और ग्रेविटेशन के लिए मास होना जरूरी है। नेचर में जो कुछ है वो कोई भी रिलेटिविटी और क्वांटम थियरी, इन दोनों, इनको फ्रेमवर्क थियरीज कहेंगे, इन फ्रेमवर्क थियरीज से बचा नहीं है। सबको ओबे करना है, रिलेटिविटी और क्वांटम थियरी दोनों को ओबे करना है। और आप इसे अपने ध्यान में रखें कि अद्भुत बात यह है कि विज्ञान जब से पैदा हुआ साढ़े न्यूटन के समय से, उसके लगभग 250 साल या साल के बाद, 250 तो दिखाओ। हाँ, ये सामने वाले की चल रही है, साल के बाद 19 सदी शुरू हो रही थी, तब यह सुराग लगना शुरू हुआ कि ये दो फंडामेंटल यूनिवर्सल फ्रेमवर्क थियरीज की रूपरेखा क्या है। इसको क्या कहेंगे? क्या तब तक विज्ञान कुछ गलत कर रहा था और धीरे धीरे 20वीं सदी की शुरुआत में ही प्रकृति के मूलभूत नियमों का पता चलने लगा? उत्तर है नहीं, ऐसा नहीं है। जो क्लासिकल थियरी थी 20वीं सदी की शुरुआत तक, जो थियरी फिजिक्स की चल रही थी, विज्ञान की चल रही थी, जो क्लासिकल थियरी थी वो गलत नहीं थी, वो भी प्रायोगिक तथ्यों पर आधारित थी, नेचर के ऑब्जर्वेशंस पर आधारित थी। लेकिन जैसे जैसे मानव के प्रेक्षण की क्षमता बनी, प्रयोग करने की क्षमता बनी, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आई, वैसे वैसे हमने ज्यादा सूक्ष्म स्तर पर नेचर को देखना शुरू किया और ज्यादा विशाल स्तर पर भी देखना शुरू किया। अपने स्तर पर, या मानव जो 6 फुट का इंसान है और देखने में मौसम ठीक हो तो 10 किलोमीटर दूर तक अगर साफ हो तो देख सकता है, और दिन भर में 20 किलोमीटर पैदल चल सकता है, या घोड़े पे 10 किलोमीटर या 100 किलोमीटर जा सकता था। अपने स्केल के आसपास उसने क्लासिकल फिजिक्स का निर्माण किया था। लेकिन जब टेक्नोलॉजी इस स्तर पे पहुंची कि जो चीजें आंख से नहीं देखा जा सकता, उतनी सूक्ष्म चीजों को देखे, सूक्ष्म स्तर पर देखें, और जिस विशाल स्तर पर हमने बिग बैंग के टाइम में जैसे गैलेक्सीज की, और वो जो बड़े स्तर पर आप नेकेड आई से नहीं देख सकते, सूक्ष्म स्तर पर नेकेड आई से नहीं देख सकते, तो जैसे टेक्नोलॉजी आई कि दूरबीन के द्वारा आप बहुत दूर देख सकें और खुर्दबीन के द्वारा, माइक्रोस्कोप के द्वारा आप बहुत छोटी चीजें देख सकें, तो आपको नेचर के नए तथ्य पता चलने लगे। और जब नेचर के नए तथ्य पता चलने लगे तो ज्यादा मूलभूत सिद्धांतों के सुराग मिलने लगे। ये सुराग मिलने की कहानी 20वीं सदी की के शुरू से एक तरह से प्रारंभ होती है। तो क्लासिकल फिजिक्स, ये ध्यान में रखें और इस बात पर हम लोग कई बार लौटेंगे, गलत नहीं था, वो अप्रॉक्सीमेट था। और जो भी ज्यादा फंडामेंटल थियरीज आई हैं, जैसे कि रिलेटिविटी और क्वांटम थियरी, ये दोनों थियरीज को जब आप अप्रॉक्सीमेट करें, क्वांटम थियरी बहुत सूक्ष्म स्तर पर लागू होती है, एटम्स और मॉलिक्यूल्स के स्तर पर लागू होती है, या एलिमेंटरी पार्टिकल्स के स्तर पर लागू होती है, उसको अगर आप किलोग्राम और मानव साइज, मनुष्य के साइज पर ले आए, तो जो अप्रॉक्सीमेट करेंगे उसका क्वांटम थियरी का क्लासिकल थियरी से जो अंतर होगा वो बहुत मामूली होगा। यानी क्लासिकल थियरी से आपका अपने स्तर पर क्लासिकल थियरी से काम चल जाएगा। कहने का मतलब कि जो भी फंडामेंटल थियरीज हैं
जो मनुष्य के सामान्य अनुभव से के क्षेत्र से बाहर की पड़ती हैं, उसके लिए दूरबीन या खुर्दबीन से देखने की जरूरत पड़ती है, उनको जब आप मनुष्य के स्तर पर लाएंगे तो जो अप्रॉक्सीमेट थियरी होगी वो क्लासिकल थियरी होगी। तो अब हम ऐसे विज्ञान में प्रवेश कर रहे हैं 20वीं सदी के साथ जो हमारे स्केल का नहीं है, और हमारे स्केल का न होने की वजह से इसकी ज्यादातर बातें जो हैं, ज्यादातर बहुत सारी इसकी चीजें काउंटर इंट्यूटिव को हिंदी में क्या कहेंगे, जो हमारा जो सहज बोध है, हमारा जो कॉमन सेंस है उसका उल्टा पड़ती हैं। वो ऐसी बातें वो थियरी कहती है जिसको हम सिर्फ अगर कॉमन सेंस जो हमारे अपने अनुभव से पैदा होता है, और हमारा अनुभव हमारे स्केल का अनुभव है, 10 फीट 5 फीट के इंसान का अनुभव है, 2-4 किलोमीटर तक देख पाने वाले इंसान का अनुभव है। तो जो कॉमन सेंस हमारे स्केल पर पैदा होता है, वो जो कॉमन सेंस बचपन से हम डेवलप करते हैं और हर मनुष्य का वो कॉमन सेंस बनता है, उस काफी सारी बातें उसका उल्टा पड़ती हैं। तो ये जो काउंटर इंट्यूटिव नेचर है, जो फंडामेंटल थियरीज हैं, उनका नेचर काउंटर इंट्यूटिव है, वो कॉमन सेंस से काफी बार उल्टी पड़ती हैं, और उसकी वजह से दिक्कतें पैदा होती हैं उनको समझने में कि ये क्या कह रही है थियरी, और उसकी वजह से दुनिया भर का मिस्टिसिज्म भी पैदा होता है। जैसे ये क्वांटम शब्द बड़ा पॉपुलर है, क्वांटम शब्द बहुत सारे जो जर्नलिस्टिक अगर भाषा में कहा जाए, आम समाज की चलने वाली भाषा में कहा जाए, तो इसका बड़ा दुरुपयोग होता है। मिस्टिक्स, तरह तरह के लोग जो जिनको कुछ भी अंदाजा नहीं है कि क्वांटम थियरी क्या है, वो क्वांटम शब्द का इस्तेमाल करते हैं, क्वांटम ये और क्वांटम वो, क्वांटम एग्जिस्टेंस और क्वांटम सोल और क्वांटम रियलिटी। और क्वांटम रियलिटी तो चलिए हम लोग भी बात करेंगे क्वांटम रियलिटी की, लेकिन तरह तरह की नॉनसेंसिकल बातों के साथ, मिस्टिसिज्म के साथ, गलत चीजों के साथ क्वांटम को जोड़ा जाता है। तो ये दिक्कत होती है, जो चीज पॉपुलर हो जाती है, जो चीज फैशनेबल हो जाती है, फैशन में लोग उन चीजों को समझे बिना सिर्फ फैशन की वजह से उनका इस्तेमाल करते हैं। तो दोनों तरह की दिक्कतें हैं, समझ में आता और समझ में नहीं आता, लेकिन इस्तेमाल करने से बाज नहीं आते। तो और दोनों ही समस्याएं हैं। तो उसका अच्छा तरीका ये है, उसका सही तरीका ये है कि उसकी मोटी बातों को समझा जाए, उसके कॉन्सेप्ट को समझा जाए और उसकी हिस्ट्री को समझा जाए। ये थोड़ी लंबी भूमिका मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि अब जो हम लोग अगले 2-3-4 लेक्चर्स में बात करेंगे, वो थोड़ा अचंभे में डालने वाली बातें आएंगी सामने। तो इसके लिए मैं आपको तैयार कर रहा हूं, उन अचंभों के लिए तैयार रहें, क्योंकि वो काउंटर इंट्यूटिव होंगी। हम 3 चीजों की चर्चा करेंगे आज हम ओल्ड क्वांटम थियरी की बात करेंगे। क्वांटम थियरी का फुल रिवॉल्यूशन 1925 में क्वांटम मैकेनिक्स नाम की चीज के जन्म के साथ होता है। उसकी चर्चा आज नहीं हो पाएगी, उसकी जरूरत क्यों पड़ी उसकी चर्चा आज होगी। क्वांटम शब्द की ही क्यों, क्वांटम कॉन्सेप्ट की, क्वांटम पैकेट को क्वांटम कहते हैं, जर्मन शब्द है पैकेट, टुकड़ा, एक उसको क्वांटम कहते हैं। तो क्वांटम शब्द की ही जरूरत क्यों पड़ी और क्यों नेचर ने हमको मजबूर किया क्वांटम कॉन्सेप्ट ले आने के लिए, आज हम इस कथा की बातचीत करेंगे। और इसमें हम 3 मेन कथाएं लेंगे, और एक समय के मुताबिक, समय हमेशा कम पड़ जाता है, मैं इधर उधर के किस्सों में जाने के लिए मशहूर हूं। तो समय अगर रहेगा तो 1-2 साइड के किस्से भी, सेकेंडरी किस्से भी मैं दूंगा, लेकिन जो 3 किस्से मैं आज कहूंगा वो हैं प्लांक, मैक्स प्लांक नाम के वैज्ञानिक थे। उन्होंने सन 1900 एग्जैक्टली सन 1900 में वो क्यों क्वांटम के कॉन्सेप्ट पर उनको पहुंचना पड़ा, वो है ब्लैक बॉडी रेडिएशन की कथा। तो प्लैंक की कथा हम लोग कहेंगे पहले, वो पहली कथा होगी। दूसरी कथा होगी 1900 के 5 साल बाद, 1905 में अल्बर्ट आइंस्टाइन, जिनके नाम से सभी परिचित हैं, और वो ऐसे व्यक्ति थे, उन्होंने इतना करिश्मा किया कि 20वीं सदी की सारी विज्ञान की सारी चीजों की बातचीत की जाए तो अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग जगहों पर उनका नाम आप अवॉइड नहीं कर सकते। विलक्षण आदमी थे, हर जगह उनका कंट्रीब्यूशन है, और हर जगह उनका फंडामेंटल कंट्रीब्यूशन है, रिवोल्यूशनरी कंट्रीब्यूशन है, पूरे फील्ड की उन्होंने शुरुआत की। तो क्वांटम थियरी, जो रिलेटिविटी के अकेले जनक थे, अकेले ओनली फादर ऑफ रिलेटिविटी,
वो कई लोगों के साथ क्वांटम थियरी के भी फादर थे, और जो क्वांटम थियरी के आज जिनकी कथा कहेंगे, जो 3 फादर्स थे, प्लांक, आइंस्टाइन और नील्स बोर, उसमें शायद वो सबसे सबसे ज्यादा योगदान इसमें भी आइंस्टाइन का ही था। और आइंस्टाइन एक विचित्र आदमी इसलिए भी उनका रिश्ता था क्वांटम थियरी के साथ कि उन्होंने ही क्वांटम थियरी पैदा की, और क्वांटम थियरी के को फिलोसॉफिकली और कॉन्सेप्चुअली उन्होंने कभी पूरी तरह स्वीकार नहीं किया। तो अपने ही बच्चे को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया एक तरह से। तो ये भी एक दिलचस्प कहानी है जो अगले 2-3 लेक्चर्स में खुलेगी। तो दूसरी कथा हम आइंस्टाइन के क्वांटम पैकेट ऑफ लाइट की, क्वांटम ऑफ लाइट की, यानी लाइट के पैकेट की बात करेंगे। और तीसरी कथा बोर की, जो बड़ी कथा होगी, वो नील्स बोर के क्वांटम एटम की बात करेंगे कि तुम एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्वांटम कॉन्सेप्ट कैसे आया, और उसी की वजह से हम मैटर के स्टेबल होने को, मैटर के स्थायी होने को समझ पाए। तो कथा शुरू करते हैं। इन 3 सितारों की कहानी है, प्लांक, आइंस्टाइन और बोर, और हमें ये समझने की कोशिश करनी है कि ये तीनों सितारे ये क्यों चमकते हैं। हम उन कॉन्सेप्ट्स पे जाएंगे। उनकी जीवन की कथा कहने की बजाय हम ये कहेंगे कि साइंस में उन्होंने क्या किया जिसकी वजह से ये 3 सितारे चमकते हैं। बैकग्राउंड में आप एक चीज ध्यान में रखिए कि जो 19th सेंचुरी का फिजिक्स जो था, उसके जो मूल सिद्धांत थे, उसी बैकग्राउंड में ये कथा आगे बढ़ती है। और 19th सेंचुरी की बात हम लोगों ने पिछले लेक्चर में की थी। मैं सिर्फ 2 चीजें आपको याद दिला दूं कि पूरे सदी के 19th सेंचुरी का जो सबसे बड़ा अकॉम्प्लिशमेंट था, सबसे बड़ी जो उपलब्धि थी, वो 2 सिद्धांत थे। एक सिद्धांत था मॉलिक्यूलर थियरी ऑफ हीट, ऊष्मा का, गर्मी का, हीट का, मॉलिक्यूलर थियरी कि मॉलिक्यूलर मोशन जो है वही हमें हीट के रूप में महसूस होता है। तो मॉलिक्यूलर मोशन से आप थर्मोडायनेमिक्स निकाल सकते हैं कि नहीं, आप हीट का विज्ञान निकाल सकते हैं कि नहीं, ये उपलब्ध थी, जिसमें हम लोगों ने पिछली बार क्लॉसियस, मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन की बात की थी। ये बैकग्राउंड है, इसकी जरूरत पड़ेगी हमें प्लैंक की कथा में। और दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। 19वीं सदी में ही जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, जिनकी चर्चा हम लोगों ने पिछली बार की थी, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का संयुक्त सिद्धांत दिया, और जिसका एक नतीजा ये सामने आया कि हमें प्रकाश की प्रकृति के बारे में, लाइट के नेचर के बारे में पता चला कि लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और इसमें आपको इतना ही याद रखना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव है, हर वेव का वेवलेंथ होता है। वेव ऊपर उठता है और नीचे गिरता है और फिर ऊपर उठता है। तो दो जो कंसेक्यूटिव जो 2 हाई पॉइंट्स होते हैं, जो एक दूसरे के अगल बगल वाले 2 पीक्स जो होते हैं, उनके बीच की दूरी को वेवलेंथ कहते हैं। तो लाइट में जो आप कलर देखते हैं, वो वेवलेंथ, अलग अलग वेवलेंथ की लाइट, जो विजिबल लाइट है, जो हमारी आंख जिसको देख सकती है, वो अलग अलग कलर की लाइट को, अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को अलग अलग कलर में देखती है। जैसे कि एक यूनिट है एंगस्ट्रॉम, वो 10⁻⁻8 सेंटीमीटर के बराबर है। 1/10 करोड़ सेंटीमीटर समझ लीजिए, 1 सेंटीमीटर का 10 करोड़वां हिस्सा, उसे 1 एंगस्ट्रॉम कहेंगे। तो 4000 एंगस्ट्रॉम जो है वो उतने की लाइट होगी, उतने वेवलेंथ की, तो वो आपको नीली दिखाई पड़ेगी, ब्लू या वायलेट दिखाई पड़ेगी। और वही 7000 एंगस्ट्रॉम की हो, यानी लंबी वेवलेंथ की हो, तो वो आपको लाल दिखाई पड़ेगी। तो वायलेट से लेके रेड तक जो आपका स्पेक्ट्रम, आपकी आंख को जो स्पेक्ट्रम दिखाई देता है, जो विजिबल लाइट है, उसका वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच में पड़ता है। अभी हम आपको इसकी याद इसलिए दिला दे रहे हैं कि इसकी जरूरत अभी थोड़ी देर में हम लोगों को पड़ेगी। आप ये ध्यान में रखिएगा कि वेवलेंथ से कलर ही नहीं तय होता, वो लाइट का जो वेव है वो कितनी ऊर्जा कैरी कर रहा है, कितनी एनर्जी कैरी कर रहा है, ये भी वेवलेंथ पर डिपेंड करता है। लंबे वेवलेंथ वाली जो लाइट होती है वो तुलनात्मक रूप में कंपैरेटिवली कम ऊर्जा कैरी करती है, कम एनर्जी कैरी करती है। और शॉर्टर वेवलेंथ वाली लाइट जो है वो ज्यादा एनर्जेटिक होती है, ज्यादा ऊर्जा
कैरी करती है। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी ये दोनों एक दूसरे का उल्टा होते हैं। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी को अगर आप गुणा करें तो वेलोसिटी ऑफ लाइट निकलता है। तो जिस लाइट का वेवलेंथ ज्यादा होता है उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, और जिसका वेवलेंथ कम होता है उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। तो हम दोनों शब्दों का इस्तेमाल हो सकता है कि लगातार वेवलेंथ का ही ना करें, कभी फ्रीक्वेंसी बोलें कभी वेवलेंथ बोलें। आप ये ध्यान में रखिएगा कि हायर फ्रीक्वेंसी कैरीज मोर एनर्जी, लोअर फ्रीक्वेंसी कैरीज लेस एनर्जी। higher longer wavelength carries less energy, shorter wavelength carries more energy। इतना याद रखिएगा। और तब वहां से हम प्लांक पर आते हैं। प्लांक की कथा यूं शुरू होती है कि पता नहीं आज की पीढ़ी के बच्चों ने, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने लोहार का, आयरन स्मिथ का की भट्टी देखी है कि नहीं। हम लोग तो गांव में पैदा हुए आज से 70 साल पहले, तो हम लोगों ने तो भट्टी देखी थी, और हम लोगों ने ये देखा था कि भट्टी में जब लोहार लोहे का टुकड़ा डालता था तो वो धीरे धीरे ग्लो कर, जैसे टेम्परेचर उसका बढ़ता था तो वो ग्लो करने लगता था और लाल रोशनी छोड़ने लगता था। और हम लोगों ने लोहे के इतने गर्म टुकड़े गांव में तो नहीं देखे जिनमें से सफेद रोशनी निकलती हो, लेकिन लोहे के टुकड़ों को अगर आप गर्म करते जाएं और भी ज्यादा हायर टेम्परेचर पर ले जाएं तो रेड यानी 7000 एंगस्ट्रॉम वाली ही लाइट नहीं निकलती, ज्यादा एनर्जेटिक लाइट भी निकलती है ज्यादा गर्म होने पर। येलो और होते हुए फिर वायलेट लाइट भी निकलती है, और लोहा इतना गर्म हो सकता है कि वो सारे वेवलेंथ छोड़ने लगे, और सारे वेवलेंथ छोड़ने लगे तो रोशनी, सफेद रोशनी उसमें से निकलने लगी। ये समस्या जो है कि किसी चीज को आप गर्म करें, लोहे को आप गर्म करें तो उसमें से रोशनी क्यों निकलने लगती है, इससे क्वांटम थियरी पैदा हुई। लोहार की भट्टी में क्वांटम थियरी पैदा हुई, एक तरह से आप ये कह सकते हैं। क्या प्रॉब्लम था? प्रॉब्लम ये था कि लोगों ने मेजर किया कि किस चीज को कितने टेम्परेचर तक गर्म करते हैं तो कितनी रोशनी उसमें से निकलती है, किस रंग की रोशनी निकलती है और कितनी रोशनी निकलती है। अब साइंटिस्ट थे तो उन्होंने केवल देख करके छोड़ नहीं दिया, उन्होंने उसके उपकरण बनाए कि निकलने वाली रोशनी का वेवलेंथ नाप सकें, यानी किस वेवलेंथ की, किस वेवलेंथ की या किस फ्रीक्वेंसी की रोशनी है, और कितनी रोशनी निकल रही है उसकी इंटेंसिटी नाप सकें। दोनों अलग अलग चीजें हैं कि किस कलर की रोशनी निकल रही है और कितनी निकल रही है, किस इंटेंसिटी से निकल रही है। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। इन दोनों को मापने के बड़े सूक्ष्म यंत्र तैयार किए गए और नापा गया। अलग अलग मेटल्स को गर्म करके उनसे निकलने वाली रोशनी को, वैज्ञानिकों का जो काम है वो मोटा मोटी देख के नहीं छोड़ देते। 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाया तो कितना फर्क पड़ा निकलने वाली रोशनी में, 100 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाया तो कितना फर्क पड़ा, इन्होंने बड़ी बारीकी से नापा और उससे पता ये चला। और ये सारा 19वीं सेंचुरी में हो रहा था। ये अभी प्लांक जो 1858 में पैदा हुए थे और 1947 में मरे, अभी प्लांक जब बच्चे थे और जब अभी वैज्ञानिक नहीं हुए थे, उसी समय ये सारे प्रयोग हो रहे थे, नापा जा रहा था। कर्चॉफ, गुस्ताव कर्चॉफ जैसे वैज्ञानिक थे जो ये काम कर रहे थे। अन्य भी बहुत सारे लोग थे, लेकिन 19वीं सेंचुरी के वैज्ञानिकों में और जो बात हम लोग कर रहे हैं उसमें कर्चॉफ का नाम बहुत महत्वपूर्ण था। तो ये नापा जा रहा था कि किस टेम्परेचर पर कौन सा मेटल कितनी रोशनी छोड़ेगा। अब उसमें धीरे धीरे लोग इस नतीजे पर पहुंचे कि इस समस्या को समझने के लिए एक खास ढंग की चीज की जरूरत पड़ेगी, जिसको उन्होंने ब्लैक बॉडी कहा। साइंटिस्ट ने जिनको ब्लैक बॉडी कहना शुरू किया। ब्लैक बॉडी वो चीज है जिस पर जिस वेवलेंथ की भी रोशनी पड़े, हर वेवलेंथ की रोशनी को वो एब्जॉर्ब कर लेता है। कौन सी चीज काली होती है? जो सारी रोशनी एब्जॉर्ब कर लेती है वो काली होती है। और जो मान लीजिए कि सारी रोशनी उस पर डाली जाए, सारी रोशनी में सफेद रंग की रोशनी डाली जाए जिसमें दिखने वाले सारे रंग हैं, और वो सारे वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर ले, लेकिन एक वेवलेंथ जो 4500 एंगस्ट्रॉम के आसपास पड़ता है, या 4000 एंगस्ट्रॉम, 7000 एंगस्ट्रॉम के आसपास पड़ता है, वो न एब्जॉर्ब करे तो वो चीज लाल दिखेगी। और 4500 एंगस्ट्रॉम के आसपास का वेवलेंथ वो एब्जॉर्ब न करे तो वो नीली दिखेगी। तो कोई चीज नीली क्यों दिखती है? क्योंकि नीला रंग वो एब्जॉर्ब नहीं करती है।
कोई चीज लाल क्यों दिखती है? क्योंकि उसकी बनावट ऐसी है कि वो लाल रंग की रोशनी एब्जॉर्ब नहीं करती है, सोखती नहीं है। जो चीज सारे रंगों को सोख ले वो कैसी दिखेगी? वो काली दिखेगी। तो सारे रंगों को सोख लेने वाली जो चीज होगी उसको हम लोग लेट अस कॉल दैट ब्लैक बॉडी। और ये ब्लैक बॉडी की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि देखना ये था कि ये ब्लैक बॉडी जो सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेती है वो अलग अलग टेम्परेचर पर छोड़ती क्या है। सोख तो सारा कुछ लेती है लेकिन छोड़ती क्या है। तो इससे एक पदार्थ के बारे में और पदार्थ जो है उसकी इस थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी के बारे में कि गर्म करने पर उसका बिहेवियर कैसे बदलता है, इसके लिए एक ये बढ़िया नापने वाली चीज होगी जिसको हम कहेंगे ब्लैक बॉडी। ये ब्लैक बॉडी किस तरह से बनाया जाए? काले लोहे का टुकड़ा रफली ब्लैक बॉडी है लेकिन परफेक्ट ब्लैक बॉडी नहीं है। तो टेक्नोलॉजी की इसमें भी जरूरत थी। लोगों ने ब्लैक बॉडी कैसे बनाया जाए जो परफेक्टली सारे कलर्स को एब्जॉर्ब कर सके, इसमें भी टेक्नोलॉजी की जरूरत थी और ये भी बेहतर होता गया। दूसरी समस्या ये थी कि आप विजिबल लाइट को का वेवलेंथ नापना, उसका स्पेक्ट्रम देख पाना, किस रंग की रोशनी कितनी निकल रही है ये नाप पाना, ये तो आप आसानी से 19वीं सदी के बीच में लोग करने लगे थे। लेकिन जो लाइट का स्पेक्ट्रम है वो सिर्फ विजिबल लाइट नहीं है। विजिबल लाइट तो बहुत छोटा सा हिस्सा है। अगर आप शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ जाएं, हायर फ्रीक्वेंसी की तरफ जाएं विजिबल लाइट्स के से, तो अल्ट्रा वायलेट आता है जो ज्यादा एनर्जेटिक लाइट होती है, ज्यादा एनर्जी कैरी करती है, शॉर्टर वेवलेंथ की यानी हायर फ्रीक्वेंसी की होती है। और अगर आप हायर एंड हायर फ्रीक्वेंसी पे चलते जाएं तो आप एक्सरे पे पहुंच जाएंगे। एक्सरे जो है वो 2, 4, 10 एंगस्ट्रॉम इतना छोटा उसका वेवलेंथ होता है, जबकि जो विजिबल लाइट है वो 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच में है। और 4000 एंगस्ट्रॉम के बगल में जो लाइट है, मान लीजिए कि 3000 एंगस्ट्रॉम का है, वो अल्ट्रा वायलेट है। वो आपको आपकी आंख को नहीं दिखाई देगा, लेकिन ऐसे यंत्र बनाने पड़ेंगे जो उस लाइट को, जो आंख जिसे नहीं देख सकती है, उस लाइट को भी माप सके। तो टेक्नोलॉजी की जरूरत ये थी कि आप अल्ट्रा वायलेट, और बाद में 19वीं सदी के एकदम अंत में 20वीं सदी की शुरुआत के पास एक्सरे का आविष्कार होता है, हम लोग उसका जिक्र करेंगे थोड़ी देर में। तो हायर एंड हायर फ्रीक्वेंसी वाले ज्यादा से ज्यादा एनर्जेटिक लाइट जो आंख को नहीं दिखाई पड़ती, जैसे कि एक्सरे आंख को नहीं दिखाई पड़ता लेकिन आपके लिए काफी खतरनाक होता है क्योंकि वो काफी एनर्जी कैरी करता है, उनको नापने का और उनकी इंटेंसिटी को और उनके वेवलेंथ को नापने का क्या तरीका हो, इसके लिए टेक्नोलॉजी की जरूरत थी जो 19वीं सदी के बीच में अभी हासिल नहीं थी। दूसरी तरफ भी वैसी ही समस्या थी। रेड जो है वो सबसे लॉन्गर वेवलेंथ की विजिबल लाइट है, 7000 एंगस्ट्रॉम, लेकिन उससे भी लंबे वेवलेंथ की यानी उससे भी कम फ्रीक्वेंसी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, उसको इंफ्रारेड कहते हैं। जिसको आप गर्मी के रूप में तो महसूस कर सकते हैं लेकिन कलर के रूप में देख नहीं सकते, रोशनी के रूप में देख नहीं सकते। जब आप मैंने लोहार की भट्टी की बात की, जब वो लोहा डालता है भट्टी में तो शुरू में जो गर्म होता है, जब अभी उसमें से रोशनी नहीं निकल रही होती है, तब भी लोहे से कुछ निकल रहा होता है जिसका जिसका हीट आप महसूस कर सकते हैं। वो इंफ्रारेड निकल रहा होता है, इंफ्रारेड रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकल रहा होता है। उसको कैसे नापें, उसका वेवलेंथ कैसे नापें और उसकी इंटेंसिटी कैसे नापें, ये भी एक समस्या वाली बात थी। और उसके लिए भी टेक्नोलॉजी डेवलप होने की बात थी। जैसे जैसे ये नापा गया वैसे वैसे पता ये चला ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में कि कोई अगर आप एक ब्लैक बॉडी आप एक लें जो सारा रेडिएशन सोख रहा है और टेम्परेचर कितना है उसके मुताबिक रेडिएशन फेंक भी रहा है, सोख भी रहा है, फेंक भी रहा है, उसमें तो एमिट भी कर रहा है, उत्सर्जित भी कर रहा है। तो जो किस टेम्परेचर पर वो किस कलर की कितनी लाइट एमिट करता है ये नापा गया। अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग वेवलेंथ नापे गए और पाया ये गया कि हर ब्लैक बॉडी किसी फिक्स टेम्परेचर पर उसका एक मीडियन वेवलेंथ होता है, एक बीच का वेवलेंथ होता है, बीच बीच का। उस वेवलेंथ पर वो अपनी ज्यादा ऊर्जा फेंक रहा है। जो लाइट निकल रहा है
ब्लैक बॉडी से, मान लीजिए कि टेम्परेचर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड है किसी ब्लैक बॉडी का, तो 1000 डिग्री सेंटीग्रेड के कॉरेस्पॉन्डिंग एक एक वेवलेंथ होगा, एक कलर होगा। उस कलर उस वेवलेंथ पर ज्यादा एनर्जी वो एमिट करेगा। और उसी टेम्परेचर पर फिक्स रहते हुए, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर फिक्स रहते हुए, अगर आप देखें कि जो मीडियम टेम्परेचर है जिस पर वो सबसे ज्यादा एनर्जी एमिट कर रहा है, फेंक रहा है, उससे अगर आप लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ चलें, लोअर फ्रीक्वेंसी की तरफ चलें, तो भी इंटेंसिटी घटने लगती है। जैसे जैसे आप मीडियम से दूर जाएं, निकलने वाली ऊर्जा की मात्रा घटने लगती है, और जैसे जैसे आप मीडियम से लोअर फ्रीक्वेंसी लोअर वेवलेंथ की तरफ जाएं, यानी हायर फ्रीक्वेंसी की तरफ जाएं, तो भी ऊर्जा, निकलने वाली ऊर्जा की मात्रा जो है घटने लगती है। इसका मतलब कि मीडियम पर मैक्सिमम ऊर्जा वो एमिट कर रहा है, और बाईं तरफ भी अगर उसका ग्राफ बनाएं तो एक घंटी के शक्ल की बेल शेप्ड एक कर्व आता है। तो जो मीडियन है, जहां पर पीक है, उस पीक के बाईं तरफ भी ढलान है और उस पीक के दाहिनी तरफ भी ढलान है। मतलब कि दाहिनी तरफ आप चलें, लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ चलें, तो भी निकलने वाली ऊर्जा की मात्रा घटती जाती है, और बाईं तरफ चलें यानी शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ चलें, तो भी निकलने वाली ऊर्जा की मात्रा घटती जाती है। तो क्या नतीजा निकला? नतीजा ये निकला कि हर फिक्स टेम्परेचर पर ब्लैक बॉडी का एक कर्व है, उस कर्व का एक मीडियन है, मीडियन पर मैक्सिमम एनर्जी वो फेंक रहा है, लेकिन सारी एनर्जी वो कई वेवलेंथ पर फेंक रहा है। वो इंफ्रारेड से लेकर के या फार इंफ्रारेड से लेकर के अल्ट्रावायलेट तक, और नापने की क्षमता होती, टेम्परेचर एनफ होता तो शॉर्टर वेरी एनर्जेटिक अल्ट्रावायलेट तक वो एनर्जी फेंकता है। तो एक तो बात ये ध्यान में रखिए। दूसरी बात ये ध्यान में रखिए कि जैसे अब 1000 डिग्री सेंटीग्रेड की बात हम कर रहे थे, और टेम्परेचर, उसी ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर हम बढ़ा करके उसको गर्म करके 2000 डिग्री सेंटीग्रेड कर दें, तो क्या होगा? तब ये होगा कि ये जो पूरा बेल है, जो पूरी घंटी वाला कर्व है, ये वेवलेंथ बाईं तरफ खिसक जाएगा, यानी लोअर वेवलेंथ की तरफ खिसक जाएगा, यानी हायर फ्रीक्वेंसी की तरफ खिसक जाएगा। यानी 1000 पर मीडियन जिस वेवलेंथ पर है, 2000 पर मीडियन जो होगा, जिस पर वो मैक्सिमम एनर्जी एमिट करेगा, वो शॉर्टर वेवलेंथ पर होगा। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे जो मीडियन वेवलेंथ है वो शॉर्टर होता जाएगा, यानी फ्रीक्वेंसी हायर होती जाएगी। यानी ज्यादा गर्म चीजें हायर फ्रीक्वेंसी पर एनर्जी एमिट करेंगी, कम गर्म चीजें लोअर फ्रीक्वेंसी पर एनर्जी एमिट करेंगी। ये सारी बातें कॉमन सेंस से भी आप जानते होंगे, आप अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर लोहा गर्म करेंगे, तो वो 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर मान लीजिए लाल दिखाई पड़ता है, लाल गर्म दिखाई पड़ता है, तो उसको 5000 डिग्री सेंटीग्रेड पर ले जाएं तो वो येलो की तरफ पहुंचने लगेगा, व्हाइट की तरफ पहुंचने लगेगा, यानी शॉर्टर वेवलेंथ भी एमिट करने लगेगा। तो ये पूरा जो है शिफ्ट करता जाता है, पूरा जो स्पेक्ट्रम है ब्लैक बॉडी का, जिस जिस कलर की लाइट ब्लैक बॉडी एमिट कर रही है, ये पूरा शिफ्ट होने लगता है। और इसका लॉ भी एक है जिसको वियन एक वैज्ञानिक थे, जर्मन वैज्ञानिक थे 19वीं सदी के, वियन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ कहते हैं, कि ये एक नियम के मुताबिक शिफ्ट करता है कि जो वेवलेंथ है वो बढ़ता जाता है, या फ्रीक्वेंसी अगर जिसको कहें, वेवलेंथ को आप घटाते जाएं, यानी अधिक ऊर्जा की तरफ लेते जाएं, तो वेवलेंथ और टेम्परेचर का गुणा कर दें, टेम्परेचर बढ़ाते जाएं तो वेवलेंथ घटता जाता है। वेवलेंथ और टेम्परेचर का जो गुणनफल है, जो प्रोडक्ट है, जो मल्टीप्लिकेशन है, वो कांस्टेंट रहता है। इस तरह से शिफ्ट करता है ब्लैक बॉडी का रेडिएशन, इस तरह से शिफ्ट करता है। तो एक अंदाजा आपको मिल गया होगा कि ब्लैक बॉडी में काफी फाइनर मेजरमेंट्स की जा सकती हैं। और ज्यादा दिक्कत कहां पर थी? दिक्कत इस बात पर थी कि जो फार इंफ्रारेड है, मतलब बहुत कम एनर्जेटिक लाइट है, वहां नापना बहुत मुश्किल काम था, वो हायर टेक्नोलॉजी की मांग करता था। और जो फार अल्ट्रावायलेट है, जो हाईली एनर्जेटिक लाइट है, उस रीजन में, उस क्षेत्र में भी एक्सपेरिमेंट करना मुश्किल काम था। ये टेक्नोलॉजी जो है वो 19वीं सदी के अंत में आकर के पैदा होती है।
तो जो अवेलेबल डेटा था मोस्ट ऑफ 19th सेंचुरी वो बीच में था, विजिबल लाइट के आसपास था। लेकिन नया डेटा कहां पैदा हुआ? नया डेटा हमें मिला फार इंफ्रारेड में और फार अल्ट्रावायलेट में जाकर के। थियरिस्ट जो थे वो ये कोशिश कर रहे थे कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में जो ये प्रायोगिक एक्सपेरिमेंटल जो फैक्ट्स हैं इनको थियरी से एक्सप्लेन कर सकें। और ये ज्यादा अद्भुत क्वांटम रिवॉल्यूशन को जन्म देने वाला ये विषय क्यों साबित हुआ? जन्म देने वाला विषय इसलिए साबित हुआ क्योंकि इसमें 20वीं सदी के दोनों बड़े सिद्धांतों की जरूरत थी। दोनों बड़े सिद्धांत कौन से? एक तो मॉलिक्यूलर थियरी ऑफ हीट की जरूरत थी या एटॉमिक थियरी ऑफ हीट की जरूरत थी, जिसको स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स कहते हैं। जो लोग आप लोगों में से विज्ञान से परिचित हों वो लोग जानते होंगे। स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स की जरूरत थी, बोल्ट्जमान के काम की जरूरत थी, और दूसरी तरफ मैक्सवेल के काम की जरूरत थी, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की जरूरत थी, क्योंकि हम लाइट से डील कर रहे थे, लाइट के वेवलेंथ से डील कर रहे थे। और मैक्सवेल की थियरी ये बताती है कि जो है किस लाइट का वेवलेंथ जो है आप तय करेंगे तो उससे रंग पता चलेगा, उससे लाइट के द्वारा कैरी की जाने वाली एनर्जी मापी जा सकेगी, वगैरह वगैरह। तो जो दो इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो प्रॉब्लम था वो एक ऐसी समस्या थी जिसमें 19वीं सदी के दोनों मुख्य सिद्धांतों की आवश्यकता थी। और इन दोनों मुख्य सिद्धांतों का इस्तेमाल करके जो थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे थे कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन के एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स को कैसे समझा जाए, वहां पर दिक्कत तब पैदा होने लगी जब फार इंफ्रारेड का डेटा आया और जब अल्ट्रावायलेट का डेटा आया। जो क्लासिकल थियरी थी उस समय, लोगों के पास क्लासिकल थियरी ही थी। क्लासिकल थियरी माने मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन उस समय का, है ना। तो मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन की जो थियरी थी वो, उससे दो समस्याएं पैदा हो रही थी। वो फार इंफ्रारेड में बहुत कम एनर्जेटिक लाइट वाले क्षेत्र में जो डेटा आ रहा था उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, और उसी तरह से वो फार अल्ट्रावायलेट वाले क्षेत्र में भी वो डेटा एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। दो थियरीज थी, हम नाम ही आपको बता देते हैं। उन थियरीज के डिटेल में ऐसे पॉपुलर साइंस के लेक्चर में तो नहीं जाया जा सकता, तो नेम ड्रॉपिंग ही करना पड़ता है। हम आपको इक्वेशंस तो नहीं दिखा सकते डिराइव करके यहाँ पर, लेकिन नाम ये था कि दो थियरीज चलती थी। एक का नाम था वीएन्स लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वही वीएन डिस्प्लेसमेंट लॉ वाले वीएन, एक वो थे, और दूसरा रैले जीन्स लॉ था। रैले जीन्स लॉ, दोनों थियरीज जो थी वो क्लासिकल थियरी यानी मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन के सिद्धांतों के आधार पर ब्लैक बॉडी रेडिएशन की व्याख्या करने के लिए उन्होंने तैयार किया था। और रैले जीन्स थियरी जो है वो अल्ट्रावायलेट में फेल होता था, और जो वीएन्स लॉ था वो इंफ्रारेड में फेल होता था। तो दोनों छोरों पर थियरी फेल हो रही थी, और ये 1900 के आसपास ये बहुत बड़ी समस्या थी। मैक्स प्लैंक इस समस्या से बहुत सारे लोग जूझ रहे थे। मैक्स प्लैंक जो तब तक एक प्रोफेसर थे बर्लिन में, जाने माने प्रोफेसर थे, लेकिन कोई बहुत नाम उन्होंने तब तक नहीं कमाया था। वो बड़े ही, उनकी जीवनी पढ़ने लायक है, बड़े ही अद्भुत इंसान थे, बहुत ही अच्छे इंसान, लेकिन बहुत ही, जिसको आप कहेंगे ना, ठोस तरह के इंसान, एकदम मध्य मार्गी, बीच में चलने वाले, थोड़ा कंजर्वेटिव, हर चीज में फूंक ताप कर चलने वाले, कोई जरा भी रिवोल्यूशनरी नहीं थे, वो जरा भी एडवेंचरस नहीं थे। और उन्होंने फिजिक्स के, साइंस के सबसे बड़े रिवोल्यूशन की शुरुआत की। उनको रिलक्टेंट रिवोल्यूशनरी कहा जाता है। जो रिवोल्यूशन उन्होंने, जिस रिवोल्यूशन को उन्होंने जन्म दिया, उसी रिवोल्यूशन को उन्होंने पूरी तरह कभी स्वीकार नहीं किया, पूरी तरह। वो काफी रहे, 1947 तक जिंदा रहे। 1900 में ये काम किया उन्होंने, सन 1900 में। इस काम के बाद वो 47 साल जिंदा रहे, और इस काम के बाद वो 25-30 साल एक्टिव फिजिसिस्ट रहे। लेकिन उन्होंने अपने ही क्वांटम थियरी को पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उनका जो स्वभाव था, उनका जो नेचर था, वो किसी भी तरह से रिवोल्यूशनरी नहीं था, लेकिन वो साइंटिस्ट थे। नेचर जो कह रही थी उसको उनको मानना था, और उसको एक्सप्लेन करने के लिए जो उन्होंने फार्मूला दिया, उस फार्मूले से क्वांटम रिवोल्यूशन की शुरुआत हुई।
तो किस्सा यूं है कि 7 अक्टूबर 1900 को एक प्रसिद्ध एक्सपेरिमेंटलिस्ट जो फार इंफ्रारेड वाले एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जहां पर थियरी और एक्सपेरिमेंट का मेल नहीं था, वो सबसे वो प्लांक के घर डिनर पे आए और उन्होंने सबसे ताजा एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट उनको बताया, कि हम ये नतीजे हैं। प्लांक जो जानते थे कि किस तरह से रैले जीन्स का फार्मूला भी फिट नहीं होता और किस तरह से वीएन का फार्मूला भी फिट नहीं होता, और ये उस समय के मेजर थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट का ये रोज रोज का शगल रहा होगा कि वो कोई ऐसा फार्मूला ढूंढें जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन के स्पेक्ट्रम को, ब्लैक बॉडी रेडिएशन के कर्व को फिट कर सके, उसको प्रिडिक्ट कर सके। डेटा जो है वो जो कर्व दिखाता है, थियरी जो है वही कर्व दिखाए, या थियरी से वही कर्व निकाला जा सके, यानी थियरी और एक्सपेरिमेंट का मेल किया जा सके। तो लोग फार्मूले से खेलते रहे होंगे। 7 अक्टूबर 1900 को जब प्लांक को नया डेटा मिला, उनके मित्र र्यूबन्स के प्रयोगों का नया रिजल्ट मिला, तो उसी दिन शाम को उन्होंने वो फार्मूला ढूंढ निकाला, ऐसे ही ट्रायल एंड एरर से। वो जानते नहीं थे कि जो फार्मूला फिट हो रहा है, उन्होंने वो फार्मूला ढूंढ निकाला जिस पर जो एक पूरे एक्सपेरिमेंटल फैक्ट को एग्जैक्टली उस पर फिट होता था। अद्भुत उनके फार्मूला उनके हाथ लगा। अब ये इस पॉपुलर लेक्चर में आपको वो फार्मूला तो हम नहीं दिखा सकते, लेकिन ब्यूटीफुल इक्वेशन, ब्यूटीफुल फार्मूला है उनका उसमें। जो 19वीं सदी का चैलेंज था कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन को समझने के लिए आपको ऐसे फार्मूले तक पहुंचना होगा जिसमें दो ही वेरिएबल्स हों। दो वेरिएबल्स क्या हो? एक तो टेम्परेचर हो, जो मॉलिक्यूलर थियरी ऑफ हीट से आता है, और दूसरा फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट हो या वेवलेंथ ऑफ लाइट हो, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से आता है। तो दो ही वेरिएबल, यानी लैम्डा वेवलेंथ और टी टेम्परेचर, ये दो ही वेरिएबल हो। इन दो ही वेरिएबल का ऐसा फार्मूला ढूंढना है जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन के पूरे कर्व को फिट कर सके, और ऐसा फार्मूला उन्होंने उस शाम को ढूंढ निकाला। अब और उन्होंने 10 दिन बाद 19 अक्टूबर को जर्मन फिजिकल सोसाइटी की मीटिंग हुई, उसमें उन्होंने रिपोर्ट भी किया, और लोग दंग रह गए कि कैसे उनका फार्मूला कितना सफल है। एग्जैक्ट वो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट को प्रिडिक्ट करता था, जरा सा भी फर्क नहीं था। एक्सपेरिमेंटल एरर के अंदर वो फार्मूला एग्जैक्ट प्रिडिक्शन कर रहा था। अभी किसी को पता नहीं था कि उस फार्मूले का मायने क्या है। एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट को फिट करने वाला एक तरह का, जो कंप्यूटर भी ये काम कर सकता है अब, उस जमाने में तो कंप्यूटर नहीं था, लेकिन डेटा को फिट करके फार्मूला देना, इसके लिए इंसानी दिमाग की जरूरत नहीं है, अब कंप्यूटर ये काम कर सकता है। उस जमाने में कंप्यूटर नहीं था, तो कंप्यूटर वाला काम तो प्लांक ने कर दिया था कि फार्मूला तो निकाल दिया था कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो है उसका फार्मूला क्या है, लेकिन किसी को भी यह पता नहीं था कि उस फार्मूले का अर्थ क्या है। 2 महीने वो जूझे उसके बाद उस फार्मूले को समझने के लिए। समझने का मतलब क्या है कि उस फार्मूले को डिराइव करना था। कहां से डिराइव करना था? उनको मॉलिक्यूलर थियरी ऑफ हीट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इन्हीं 2 फंडामेंटल थियरीज के आधार पर उन्हें ब्लैक बॉडी रेडिएशन का फार्मूला डिराइव करना था। यानी एक तरह से कहा जाए कि मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन के कंधे पर खड़ा होकर उनको इस फार्मूले का फिजिकल मतलब, कंसेप्चुअल मतलब समझना था। और ये उन्होंने दिसंबर 1900 में ये काम पूरा किया। लेकिन इसमें वो किसी भी तरह से उन्होंने बहुत मशक्कत की, और काफी कुशल फिजिसिस्ट थे। हालांकि उनको कोई जीनियस नहीं मानता, कोई रिवोल्यूशनरी नहीं मानता, अपने स्वभाव में ऐसे नहीं थे, लेकिन काफी मेहनत करने वाले, अच्छे खासे तेज फिजिसिस्ट थे, मेहनत करने वाले फिजिसिस्ट थे। उन्होंने काफी मेहनत की, उनको सारा 19वीं सदी का फिजिक्स अच्छी तरह मालूम था, और वो इस बात पर मजबूर हुए कि ये फार्मूला तभी डिराइव किया जा सकता है जब वो एक हाइपोथेसिस माने कि जो एनर्जी है, जो वो पैकेट्स में, मैटर के द्वारा वो पैकेट्स में एब्जॉर्ब की जाती है या पैकेट्स में एमिट की जाती है। क्या चीज थी उनको फार्मूले में निकालने के लिए? जो ब्लैक बॉडी था उसमें उनको 2 कॉन्सेप्ट्स की जरूरत थी। ब्लैक बॉडी मैटर है, किसी पदार्थ से बना है, पदार्थ एटम से बना है, या मॉलिक्यूल से बना है। तो अब मॉलिक्यूल और एटम का सिद्धांत तो अभी हम थोड़ी देर में उस पर पहुंचेंगे, तीसरी कथा में पहुंचेंगे, उस समय था नहीं।
एटम के बारे में तो था नहीं कि एटम कैसे रेडिएशन एमिट करता है, ये अंदाजा था कि रेडिएशन एटम ही एमिट करता होगा। तो उन्होंने कहा, उन्होंने एक कल्पना की कि ऑसिलेटर है, मैटर जो है किसी ऑसिलेटर से बना है। ऑसिलेटर माने कोई चार्ज ऑसिलेट कर रहा है, चार्ज पेंडुलम की तरह आगे पीछे जा रहा है, और चार्ज ऑसिलेट करे तो उसमें से रेडिएशन निकलता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ये कहता है, मैक्सवेल साहब ये कहते हैं कि चार्ज अगर ऑसिलेट करे तो जिस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेगा उसी फ्रीक्वेंसी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलेगा। ये मैक्सवेल का सिद्धांत कहता है। तो उन्होंने कल्पना की कि बहुत सारे ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ ऑसिलेटर्स मान लीजिए है ब्लैक बॉडी उस केविटी में, जिसको हम ब्लैक बॉडी कह रहे हैं, और वो उसको हम थर्मल इक्विलिब्रियम, उसको मान लीजिए कि हम 5000 डिग्री सेंटीग्रेड पर ले जा रहे हैं, तो 5000 सेंटीग्रेड पर जितनी ऊर्जा हम उन ऑसिलेटर्स को दे रहे हैं वो एक खास वेवलेंथ की, एक खास फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहे हैं वो ऑसिलेटर्स, और वो ऑसिलेटर्स उस फ्रीक्वेंसी की लाइट जो है वो एमिट कर रहे हैं। तो चूंकि ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ ऑसिलेटर्स हैं, इसलिए उनको थर्मोडायनेमिक यानी स्टैटिस्टिकल फिजिक्स की जरूरत है, बोल्ट्जमैन की जरूरत है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी निकाल रहे हैं, इसलिए मैक्सवेल की जरूरत है। अब किस नतीजे पर वो फोर्स हुए, फार्मूला उनका तभी निकला जब उन्होंने ये माना कि प्रत्येक ऑसिलेटर, ईच वन ऑफ द ऑसिलेटर्स absorbs and emits energy not continuously but in packets। जैसे आप इस तरह से कल्पना करें कि कोई करेंसी है, मान लीजिए आपके पास रुपए की करेंसी है, लेकिन करेंसी जो है वो ऐसी है कि उसमें बस 100 रुपए का ही सिक्का है, न कम का है न ज्यादा का है। आप 100 रुपए का पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन 50 रुपए का पेमेंट नहीं कर सकते, या 150 रुपए का पेमेंट नहीं कर सकते। मान लीजिए कि कोई ऐसी करेंसी है, तो आप जो पे करेंगे वो 100 रुपए के सिक्के में पे करेंगे। तो नेचर ये कह रहा था कि अगर एनर्जी पे करना है या एनर्जी का पेमेंट लेना है तो हमें इस यूनिट में ही हम ले सकते हैं, एक यूनिट में ही ले सकते हैं, उस यूनिट का आधा नहीं कर सकते। तो जो ऑसिलेटर एनर्जी लेगा वो 1 यूनिट लेगा या 2 यूनिट लेगा, और एक ही ऑसिलेटर का 2 यूनिट लेना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऑसिलेटर में एटॉमिक है, और एक ही एटम को 2 तक हम 2 यूनिट पहुंचा दे, ये बहुत मुश्किल है। तो एक तरह से आप अंदाजा ये लगा सकते हैं कि आप एक एटम को या एक ऑसिलेटर को 1 यूनिट दे सकते हैं, या उससे 1 यूनिट ले सकते हैं। इस तरह से लाइट एब्जॉर्ब होता है या लाइट निकलता है। अब इसका कोई बेसिस नहीं था, ये जो हम कह रहे हैं कि ये क्वांटम, यहीं से क्वांटम शब्द आया कि क्वांटम ऑफ एनर्जी ही ऑसिलेटर ले सकता है या क्वांटम ऑफ एनर्जी ही दे सकता है। मैक्सवेल की थियरी क्या कहती थी, जो फंडामेंटल थियरी थी वो क्या कहती थी, वो कहती थी कि ऐसी कोई बंदिश नहीं है। किसी भी, जैसे आप पानी नल से गिर रहा हो तो आप जितना चाहें उतना पानी ग्लास में भर लें, 100 मिलीलीटर भर लें, 200 मिलीलीटर भर लें, और कितना भी पानी भर लें, छोटी से छोटी मात्रा भर लें, तो नल से पानी गिर रहा है, उसी तरह से मैटर से लाइट गिर रहा है, लाइट निकल रहा है, और कितना भी लाइट निकल सकता है, इसमें कोई यूनिट वाली बात नहीं है। लेकिन मैक्सवेल इस नतीजे पर पहुंच रहे थे कि ये ऐसा नल है जो एक ही साइज की बूंद टपकता है, एक बार एक ही बूंद टपकता है और एक ही साइज का बूंद टपकता है, कंटिन्यूअस फ्लो नहीं है। तो जो मैटर से एनर्जी निकलती है, मैक्सवेल साहब 19वीं सदी में कह रहे थे कि कंटिन्यूअस एनर्जी निकलती है, उसका कोई यूनिट नहीं है, उसको आप जितना छोटा या जितना बड़ा करना चाहें कर लें, निकाल लें, उसमें कितनी भी मात्रा निकाल लें, मात्रा कंटिन्यूअस है। और लेकिन प्लांक ये मजबूर हो रहे थे ये मानने के लिए कि नहीं नहीं, आप एक यूनिट ही निकाल सकते हैं। वो यूनिट क्या है, वही फिजिक्स के सबसे प्रसिद्ध फार्मूले में से एक है कि एनर्जी E इज इक्वल टू ए कांस्टेंट H मल्टीप्लाइड बाय न्यू। न्यू एक सिंबल है जिसको जो फ्रीक्वेंसी कहते हैं, कि जो एनर्जी है, एक क्वांटम की जो एनर्जी है वो एक कांस्टेंट और फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लिकेशन है, यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएं तो एनर्जी बढ़ती जाएगी उस क्वांटम की। तो हर क्वांटम, हर जो फ्रीक्वेंसी पर कोई रोक नहीं लगी,
आप हर फ्रीक्वेंसी का लाइट आपको मिलती है, उसके लिए आपको उचित ऑसिलेटर ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि ऑसिलेटर जो है वो उसकी प्रॉपर्टी पर ये निर्भर करेगा कि वो किस फ्रीक्वेंसी की लाइट वो छोड़ेगा। लेकिन उचित फ्रीक्वेंसी का छोड़ने वाला ऑसिलेटर अगर आप ढूंढ ले तो फ्रीक्वेंसी क्वांटाइज नहीं है इन प्रिंसिपल। उस समय एटलीस्ट प्लांक के टाइम में स्टोरी ये है कि फ्रीक्वेंसी क्वांटाइज नहीं है, लेकिन अगर आपने फ्रीक्वेंसी फिक्स कर दी, यानी रेडिएशन का कलर फिक्स कर दिया, तो उसका यूनिट फिक्स हो गया, उसका क्वांटम फिक्स हो गया। तो मान लीजिए कि आपने लोहा गर्म किया, उसमें से लाल रोशनी निकल रही है, तो लाल रोशनी का एक क्वांटम कम से कम आप निकाल सकते हैं, उससे कम ऊर्जा उसमें से नहीं निकाल सकते। तो उस लाल यानी फ्रीक्वेंसी उसकी न्यू रेड वाली फ्रीक्वेंसी हो गई, और प्लांक कांस्टेंट जिसको कहा जाता है एच, जिस कांस्टेंट जो उनके नाम में उनको इज्जत देते हुए दिया जाता है, जो उनका कांस्टेंट है, उस कांस्टेंट वो एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, वो कभी नहीं बदलेगा। वो यूनिवर्सल कांस्टेंट जो है उसमें जब आप फ्रीक्वेंसी से गुणा करते हैं तो क्वांटम ऑफ लाइट की एनर्जी का यूनिट पता चलता है। तो जैसे ही आपने कलर फिक्स किया, जैसे ही आपने फ्रीक्वेंसी फिक्स की या वेवलेंथ फिक्स किया, वैसे ही ये तय हो गया कि जो एनर्जी की जो का ड्रॉपलेट जो होगा, एनर्जी का जो क्वांटम होगा वो कितना बड़ा होगा या कितना छोटा होगा। ये उनको मानना पड़ा, और तभी उनका फार्मूला मैक्सवेल थियरी से निकाला जा सकता था। तो मैक्सवेल थियरी के उलट जाकर के उन्होंने एक कॉन्सेप्ट उसमें जोड़ा कि ऑसिलेटर जो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है या एमिट करता है, वो क्वांटम्स में, पैकेट्स में लेता है। वो पूरा पैकेट ही लेता है, आधा पैकेट नहीं लेता, पूरा पैकेट ही देता है, आधा पैकेट नहीं देता। इस तरह से क्वांटम शब्द की शुरुआत होती है। और ये आप कहेंगे कौन सी बड़ी बात हुई, लेकिन इससे इतनी अजूबा चीजें इस चीज से पैदा होती हैं, जब इसके लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज आप निकालना शुरू करते हैं तो इतनी अद्भुत चीजें शुरू होती हैं कि मुझे उम्मीद है कि आप हमारे साथ बने रहेंगे और हम आपको इस यात्रा पर ले चलेंगे, इस अजूबा यात्रा पर ले चलेंगे। ऐसी ऐसी चीजें नेचर के बारे में पता चलेंगी जो कॉमन सेंस के बिल्कुल खिलाफ पड़ती हैं। एनीवे, तो ये था उनका काम, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट जोड़ा। लेकिन उन्होंने, आप इस बारीकी पर ध्यान दीजिएगा, प्लांक ने ये नहीं माना कि एनर्जी खुद ही क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज्ड होने का मतलब होता है कि किसी चीज का पैकेट्स में होना, किसी चीज का टुकड़े टुकड़े में होना, कंटिन्यूअस ना होना, तो उसको क्वांटाइज कहते हैं। जैसे समुद्र के किनारे बीच पर अगर आप जाएं तो बालू आपको दूर से तो कंटिन्यूअस दिखाई देगा, लेकिन आप हाथ में उसको उठाकर देखें तो बालू के कण दिखाई देंगे। तो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि जो बीच है वो क्वांटाइज्ड है, जो समुद्र की रेत है वो क्वांटाइज्ड है। उसका एक मिनिमम टुकड़ा है, उससे छोटा टुकड़ा वहां पर मौजूद नहीं है। तो इस तरह से एनर्जी जो क्वांटाइज्ड है, एनर्जी लाइट खुद ही क्वांटाइज्ड हो, ये प्लांक ने नहीं माना। प्लांक ने ये कहा कि मैक्सवेल थियरी ये कहती है कि एनर्जी कंटिन्यूअस है, फ्लो है, किसी भी मात्रा में एनर्जी ली और की मात्रा की एनर्जी मौजूद है नेचर में। लेकिन ऑसिलेटर की प्रकृति ऐसी है, ऑसिलेटर की आदत ऐसी पड़ गई है कि वो पैकेट ही एक्सेप्ट करता है या पैकेट ही इजेक्ट करता है। तो उन्होंने मैटर के मत्थे मर दिया। उनका जो रिवोल्यूशन था प्लांक का, वो रिवोल्यूशनरी एस्पेक्ट को मिनिमाइज करना चाहते थे, कम से कम अस्यूम करना चाहते थे, वो मैक्सवेल से कम दूर जाना चाहते थे। तो मैक्सवेल को सही मानते हुए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की क्लासिकल थियरी को सही मानते हुए, उन्होंने सिर्फ इतना जोड़ा कि किसी वजह से मैटर का एटॉमिक स्ट्रक्चर हम नहीं जानते, किसी वजह से जो मैटर है यानी जो ऑसिलेटर्स हैं वो पैकेट्स में एनर्जी ले और दे रहे हैं, इतना ही उन्होंने माना। दूसरी कथा तब वहां आती है, 1905 में आइंस्टाइन महोदय आते हैं, और आइंस्टाइन ही एक तरह से कहेंगे कि क्वांटम के जो सबसे रिवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट हैं उसके फादर जो हैं वो आइंस्टाइन हैं। और वो भी एक ऐसे रिलक्टेंट रिवोल्यूशनरी थे। सारे बड़े रिवोल्यूशनरी फिजिसिस्ट जो थे वो सभी के सभी रिलक्टेंट रिवोल्यूशनरीज थे, और साइंस में सभी रिलक्टेंट रिवोल्यूशनरी ही होते हैं।
साइंस जो है वो ऐसे चलता है कि जो स्थापित सिद्धांत है उसको ऐसे ही आप खिड़की से बाहर नहीं फेंक सकते। आपको स्थापित सिद्धांत के साथ ही चलना होता है, उसी की आज्ञा माननी होती है। और जब एकदम मजबूरी हो जाती है कि स्थापित सिद्धांत किसी तथ्य को एक्सप्लेन नहीं कर पाता, तब मजबूरन आप उसमें थोड़ा सा नया जोड़ते हैं। और मजबूरन जब आप उसमें थोड़ा सा नया जोड़ते हैं तो ये नया फिर आपके हाथ में नहीं रह जाता। जो थोड़ा सा नया जोड़ते हैं आप चीजों को बिठाने के लिए, कि पुरानी थियरी भी बची रहे और प्रायोगिक तथ्य भी बचे रहें, जो पुराना फिलोसॉफिकल टर्म है टू सेव द फेनोमेनन, कि प्रायोगिक तथ्य का एक्सप्लेनेशन भी हो जाए और पुरानी थियरी से ही काम चल जाए। इसमें मिनिमलिस्ट नई चीज, कम से कम नई चीज जोड़ी जाती है, लेकिन तब उस इन वैज्ञानिक के हाथ से वो बात निकल जाती है जो थोड़ा सा दरवाजा वो खोलता है छोटी सी नई बात को अंदर आने देने के लिए। वो अंदर जब आती है तो उथल पुथल मचा देती है और इस तरह से क्रांति की शुरुआत होती है। तो वैज्ञानिक क्रांतियां बहुत ही कंजर्वेटिव होती हैं, बहुत थोड़ी सी क्रांति होती है, लेकिन बड़ी क्रांति फिर उसके बाद दरवाजे खुल जाते हैं और बड़ी क्रांति से बचा नहीं जा सकता। यही आइंस्टाइन के साथ भी हुआ। वो क्वांटम थियरी के सबसे रिवोल्यूशनरी साइंटिस्ट थे, लेकिन उन्होंने भी क्वांटम थियरी को पूरी तरह, जब पूरा रिवोल्यूशन अनफोल्ड हुआ और पूरा किस्सा अगले 20 साल में खुला 1925 तक आकर के, तो उन्होंने क्वांटम थियरी को मानने से, पूरी तरह मानने से इनकार कर दिया। वो कहते थे कि क्वांटम थियरी सक्सेसफुल तो बहुत है, सारी चीज एक्सप्लेन तो करती है, लेकिन सक्सेस का मतलब ये नहीं है कि वो कंप्लीट है। अब जब थियरी कंप्लीट होगी तो जो 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 क्वांटम थियरी में नॉन कॉमन सेंसिकल, कॉमन सेंस के जो खिलाफ चीजें हैं वो हट जाएंगी। हमें और गहरे जाना होगा, तब हम समझेंगे कि क्वांटम थियरी क्या है। तो वो जिंदगी के आखिर तक ये मानते रहे कि हम क्वांटम थियरी को समझते नहीं हैं। और बहुत सारे ऐसे फिजिसिस्ट हैं, बड़े बड़े फिजिसिस्ट हैं, जो ये मानते हैं अलग अलग ढंग से कि क्वांटम थियरी सफल तो बहुत है, लेकिन उसको हम समझते नहीं हैं। और समझने के लिए या तो हमें अपने समझने के तरीके बदलने पड़ेंगे, या कोई अभी नए आविष्कार होने हैं, थियरी को और गहरे जाना है। एनीवे, क्या किया आइंस्टाइन ने? उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये होता है कि अगर आप किसी मेटल के सरफेस पर अल्ट्रावायलेट लाइट डालें, अल्ट्रावायलेट इसलिए क्योंकि एनर्जेटिक लाइट डालना है, अगर लाइट डालें तो इलेक्ट्रॉन निकलता है। इलेक्ट्रॉन निकलता है का मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट शुरू हो जाता है। तो अगर आप दो मेटल के फॉइल्स, पत्थर अगल बगल आसपास आसपास खड़े कर दें और दोनों पत्थरों के बीच में कोई वायर नहीं है, कोई कंडक्टर नहीं है, उन दोनों पत्थरों के बीच में वैक्यूम है, कुछ भी नहीं है, और दोनों पत्थरों को अलग से आपने कंडक्टर वायर से जोड़ा हुआ है, तो चूंकि कोई सेल नहीं है, कोई बैटरी नहीं है, उस वायर में कोई करंट नहीं फ्लो करेगी। लेकिन अगर आप वो जो फॉइल्स हैं, जो पत्थर है, मेटल फॉइल है, उसमें से एक पर अल्ट्रावायलेट लाइट डालें, तो पाया ये गया कि बिजली का करंट दौड़ने लगता है। बिजली का करंट क्यों दौड़ेगा? बिजली का करंट, तब तक ये पता था, बिजली के करंट का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन इन मोशन, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, करंट और कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉन इन मोशन है, चार्ज इन मोशन है। ओके, तो इलेक्ट्रॉन पर जब आप सरफेस पर, मेटल सरफेस पर अल्ट्रावायलेट लाइट डाल रहे हैं, तो जिसमें लाइट में कोई चार्ज नहीं होता, लाइट डाल रहे हैं, लाइट का चार्ज से सीधा कोई लेना देना नहीं है, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तभी तो सर्किट पूरा हो रहा है, तभी तो करंट बहने लग रहा है। इसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा गया। इसको 19वीं सदी के एक फिजिसिस्ट थे, हर्ट्ज, जो बड़े ही विलक्षण मेधावी फिजिसिस्ट थे, लेकिन 36 साल की उम्र में ही उनकी मौत हो गई 1894 में। उन्होंने पहली बार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लेबोरेटरी में पैदा किया था, जिसके लिए मार्कोनी करोड़पति बने। वो चीज एक्चुअली हर्ज ने पहले की थी। तो लेकिन वो 36 साल की उम्र में मर गए। उन्होंने ही अपने प्रयोगों में ये नोटिस किया था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसको बाद में दो और वैज्ञानिकों ने, फिलिप लीनार्ड 1900 के आसपास, और रॉबर्ट मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, आप लोग जो हाई स्कूल फिजिक्स पढ़ते होंगे जानते होंगे, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट वाले रॉबर्ट मिलिकन, जिनको 1913 में उसके लिए नोबेल प्राइज मिला था,
उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर सबसे ज्यादा डिटेल्ड प्रयोग किए। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में यह पाया गया कि जब आप अल्ट्रावायलेट लाइट डालते हैं तो मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करता है, उसको फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब उसमें कुछ ऐसी विचित्रता थी कि अगर आप अल्ट्रावायलेट लाइट जो है वो एक 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 लिमिट से लॉन्गर वेवलेंथ का अल्ट्रावायलेट लाइट डालें तो कितना भी तेज लाइट डालें, दिन भर डाले रहें, कितनी भी देर तक, कितनी भी एनर्जी ट्रांसमिट करें मेटल को, एक भी फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता। तो चाहे आप जितनी एनर्जी चाहें, अगर आप हायर वेवलेंथ पर यानी लोअर एनर्जी की लाइट डाल रहे हैं तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता। लेकिन एक थ्रेशहोल्ड एनर्जी है, उस वेवलेंथ की लाइट आप डालते हैं तो इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू होता है। और जैसे जैसे आप अल्ट्रावायलेट का वेवलेंथ घटाते जाते हैं, यानी हायर एंड हायर एनर्जी की लाइट आप मेटल पे डालते जाते हैं, वैसे वैसे ज्यादा से ज्यादा एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स निकलने लगते हैं। ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट था और ये क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के लिए ये क्राइसिस था। क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के लिए क्राइसिस क्यों था? क्योंकि क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ये कहता था कि जब आप हायर वेवलेंथ की, लॉन्गर वेवलेंथ की यानी कम एनर्जी की लाइट डालेंगे तो देर तक आपको डालना पड़ेगा, ज्यादा तेज रोशनी आपको डालनी पड़ेगी, लेकिन देर सवेर इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अगर आप एनर्जी दे रहे हैं मेटल को तो मेटल इलेक्ट्रॉन फेंकेगा। आप एनर्जी कितनी दे रहे हैं, अगर आप कम एनर्जेटिक लाइट से एनर्जी दे रहे हैं तो आपको देर तक देनी पड़ेगी, और आप बहुत एनर्जेटिक लाइट उस पर डाल रहे हैं तो थोड़ी ही देनी पड़ेगी, लेकिन वेवलेंथ से उसका कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए। हर वेवलेंथ पर, हर कलर की लाइट से फोटो इलेक्ट्रॉन निकलना चाहिए, जबकि ऐसा हो नहीं रहा था। फोटो इलेक्ट्रॉन तब निकल रहा था जब आप एक वेवलेंथ से कम वेवलेंथ की, एक थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ से कम वेवलेंथ की लाइट डाल रहे थे, तभी फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रहा था। इतनी मोटी सी बात क्लासिकल फिजिक्स एक्सप्लेन नहीं कर सकता था। आइंस्टाइन ने क्या किया? 26 साल के आइंस्टाइन, पेटेंट ऑफिस के क्लर्क, कोई उनको नहीं जानता है। 5 पेपर उन्होंने लिखे 1905 में और अचानक तहलका मच गया पूरे विश्व में। मतलब पूरे विश्व में तो नहीं, 1905 में तो उनको लोग नहीं जाने, उनका तहलका तो 1919 में मचा। पॉप स्टार, फिजिक्स के पॉप स्टार तो वो 1919 में बने, लेकिन रिवॉल्यूशन उन्होंने 1905 में, जिनको नौकरी नहीं मिल रही थी, जो क्लर्की कर रहे थे पेटेंट ऑफिस में, उस 26 साल के आइंस्टाइन ने साल भर में 3 अलग अलग विषयों के पेपर लिखे, रिलेटिविटी, क्वांटम थियरी और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, और तीनों में उन्होंने रिवॉल्यूशन पैदा किया। पहला पेपर उन्होंने क्या लिखा 1905 का, 1905 के जो 5 पेपर हैं उसमें पहला पेपर क्या था? पहला पेपर जो 17 मार्च 1905 को पोस्ट किया उन्होंने, जर्नल को भेजा, पहला पेपर क्वांटम थियरी वाला पेपर था, फोटो इलेक्ट्रिसिटी वाला पेपर था। क्वांटम थियरी कहां से आती है? उन्होंने ये कहा कि लाइट जो है वो क्वांटाइज्ड है। उन्होंने प्लांक का सहारा लिया और प्लांक ने उनकी इस बात को कभी नहीं माना, लेकिन उन्होंने प्लांक का सहारा लिया। उन्होंने कहा कि प्लांक ये दिखा गए हैं कि ऑसिलेटर्स जो हैं वो क्वांटम में, पैकेट्स में लाइट लेते और देते हैं। इसका कारण ये है, उनके पैकेट्स में लाइट के लेने और देने की वजह ये है कि लाइट पैकेट में ही होती ही है, लाइट खुद ही क्वांटाइज्ड है। यानी लाइट समुंदर के बालू की तरह है, उसके क्वांटा हैं लाइट के, और वही क्वांटा अगर ट्रिलियंस ऑफ क्वांटा एक साथ दिखाई पड़ते हैं तो आपको कंटिन्यूअस लाइट दिखाई पड़ती है। लेकिन अगर आप बहुत बारीक प्रयोग करें तो आप लाइट का क्वांटा देख सकते हैं, या लाइट के क्वांटा को का असर देख सकते हैं। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो था ये लाइट के क्वांटम का असर है। किस तरह से असर है कि अगर एक क्वांटम जो है एक इलेक्ट्रॉन निकालता है, एक क्वांटम आता है लाइट का क्वांटम भी। अब उसको आप, आइंस्टाइन बहुत ही रिवोल्यूशनरी बात कह रहे थे, वो ये कह रहे थे कि लाइट जो है वो पार्टिकल की तरह है, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी ये कहती है कि लाइट वेव है, कंटिन्यूअस है, एक तरंग है। और आइंस्टाइन ये कह रहे थे कि नहीं, लाइट जैसे मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वैसे ही लाइट एक पार्टिकल है, और लाइट का एक पार्टिकल आता है और एक इलेक्ट्रॉन को पंच करता है, इतना जोर का मुक्का देता है
कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकल जाना पड़ता है। इलेक्ट्रॉन जो है मेटल जिसको पकड़े हुए है, इलेक्ट्रॉन मैटर जिसको पकड़े हुए है, वहां से वो लड़खड़ाता हुआ बाहर निकलता है जब उसको लाइट का मुक्का लगता है, तो लाइट का क्या कहते हैं, लाइट उसको धक्का देता है। तो एक लाइट का एक पैकेट, लाइट का एक क्वांटम एक इलेक्ट्रॉन निकालता है। तो एक क्वांटम में इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि वो इलेक्ट्रॉन को धक्का दे के निकाल सके। एक क्वांटम में इतनी, एक क्वांटम की एनर्जी कैसे तय होती है? वो वैसे ही तय होती है जैसे क्लासिकल थियरी में तय होती है, मैक्सवेल की थियरी में तय होती है। हायर फ्रीक्वेंसी माने हायर एनर्जी, लोअर वेवलेंथ माने लोअर एनर्जी। तो आप कहेंगे कि वो तो कह रहे हैं कि लाइट पार्टिकल है, तो इसमें वेवलेंथ कहां से आ गया? पार्टिकल का वेवलेंथ तो नहीं होता, वेवलेंथ तो वेव का होता है। तो आइंस्टाइन ने कहा कि ठीक है वेव का होता होगा, लेकिन प्रयोग ये कह रहा है कि ये लाइट जो है ये पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। तो इस वाले प्रयोग में लाइट पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। और हर लाइट का पार्टिकल, उसका एनर्जी की मात्रा कैसे तय होती है, क्वांटम कैसे तय होता है, वो उसके वेवलेंथ से तय होता है। तो ये कंट्राडिक्शन था, और ये कंट्राडिक्शन लंबे समय तक चलेगा कि एक ही चीज पार्टिकल भी है और वेव भी है। वो पॉइंट पार्टिकल है, लेकिन उसकी एनर्जी कैसे तय होती है? उसकी एनर्जी वेव थियरी से तय होती है। किसी न किसी तरह से वो जो लाइट का पॉइंट पार्टिकल है, लाइट का क्वांटम है, उसके साथ हमें पता नहीं किस तरह से, और यही कथा अगले 25 साल ये बहस चलेगी। 1905 की हम बात कर रहे हैं और 1930 तक ये बहस चलेगी, कि कैसे पार्टिकल भी है और कैसे वेव भी है। लेकिन आइंस्टाइन इस तरह के वैज्ञानिक थे कि वो थियरी में अगर एक्सपेरिमेंट मजबूर करता था कोई रिवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट ले आने के लिए, तो वो ले आने से परहेज नहीं करते थे। उन्होंने कहा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये साफ साफ कह रहा है कि लाइट जो है वो पार्टिकल है, और उसकी एनर्जी का जो मात्रा जो तय हो रही है वो वेव थियरी से तय हो रही है। तो लाइट में कोई चीज प्रॉपर्टी वेव थियरी से तय हो रही है, फ्रीक्वेंसी से तय हो रही है, वेवलेंथ से तय हो रही है, और कितना कितना पंच जो है उस मुक्के में है। मुक्का माने आप समझ रहे हैं ना, वो उस कितना उस पंच में कितनी एनर्जी है उस क्वांटम में, वो इस बात से तय हो रही है कि वो किस रंग का क्वांटम है, किस कलर का क्वांटम है, यानी किस वेवलेंथ का क्वांटम है। और ये सिंपल थियरी के लिए आप अगर वो पेपर पढ़ें, अद्भुत पेपर है वो, उसमें सिर्फ एक या दो इक्वेशन है। आप ऐसा अंदाजा नहीं लगा सकते फिजिक्स का कोई पेपर जिसमें कोई एक इक्वेशन हो या दो इक्वेशन हो, और वो इक्वेशन जो हाई स्कूल के विद्यार्थी को समझ में आ जाएगा। उसमें दो ही इक्वेशन है, कि E इज इक्वल टू एच न्यू, वो प्लांक वाला इक्वेशन है, और ये कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी है, फोटो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इज इक्वल टू लाइट की एनर्जी एच न्यू माइनस डब्ल्यू। डब्ल्यू माने कि मिनिमम निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन को मैटर से बाहर निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए उसको डब्ल्यू अगर कहें, तो उतनी एनर्जी निकलने में खर्च हो जाती है। जो लाइट जितनी एनर्जी डिपॉजिट करता है इलेक्ट्रॉन पर, जितना बड़ा मुक्का मारता है इलेक्ट्रॉन को, थोड़ी उसकी एनर्जी उसको मेटल से बाहर निकलने में खर्च होती है, और बकिया एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन की अपनी काइनेटिक एनर्जी हो जाती है। ज्यादा बचती है तो ज्यादा तेज भागता है वो इलेक्ट्रॉन, कम बचती है तो कम तेज भागता है। तो इस तरह से यही दो इक्वेशन है उस पूरे पेपर में। अद्भुत पेपर, रिवोल्यूशनरी पेपर, जो एक तरह से क्वांटम रिवोल्यूशन की का असली जन्म ये देता है। जल्दी से हम तीसरी कहानी पर आए। तो ये था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आइंस्टाइन का ये कहना कि लाइट खुद क्वांटाइज्ड है। तीसरी कहानी बोर की है। बोर की कहानी कैसे शुरू होती है? तब तक एक दूसरी पूरी कथा चल रही थी। ये तो रेडिएशन की कहानी थी, ब्लैक बॉडी रेडिएशन था और फोटो इलेक्ट्रिसिटी थी। लेकिन एक दूसरी कहानी ये चल रही थी कि 1897 में इलेक्ट्रॉन ढूंढा जा चुका था। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया था। अब अगर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो कोई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल भी होगा। वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल रदरफोर्ड ने 1908 या 9 के आसपास ढूंढा। और रदरफोर्ड ने ये ढूंढा कि जब उन्होंने अल्फा पार्टिकल, एक चार्ज पार्टिकल जो है, उन्होंने गोल्ड फॉयल पर
सोने के पत्थर पर उन्होंने एनर्जेटिक अल्फा पार्टिकल डाला तो ज्यादातर अल्फा पार्टिकल सोने के पत्थर से बिना डिफ्लेक्ट हुए बाहर दूसरी तरफ निकल गए, लेकिन कभी कभार कोई अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट भी होता था, काफी बड़े एंगल पर डिफ्लेक्ट होता था, और इक्का दुक्का तो इतना डिफ्लेक्ट होता था कि वापस लौट आता था, पत्थर से लौट के वापस। तो ये पता चला कि एटम जो है, अगर आप एक एटम की बात करें, किसी एलिमेंट का एटम ले, हाइड्रोजन एटम ले या कार्बन का एटम ले या आयरन का एटम ले, तो एटम ऐसी चीज है जिसका सारा पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस में लोकेटेड है और सारा नेगेटिवली चार्ज एक क्लाउड के रूप में, नेगेटिवली चार्ज क्लाउड के रूप में उसके बाहर है। इलेक्ट्रॉन सारे बाहर हैं, न्यूक्लियस से काफी दूर है। अगर न्यूक्लियस जो है वो एटम के साइज का 1/1 लाख है, न्यूक्लियस का जो रेडियस है वो एटम के रेडियस का 1/10⁻5 है, यानी 10⁻⁵, 10⁻5 टाइम्स छोटा है। जो कहते थे कि रदरफोर्ड के डिस्क्रिप्शंस बड़े पोएटिक और मेटाफोरिकल होते थे। वो कहते थे कि जैसे किसी लार्ज कैथीड्रल में, आप जानते हैं बड़े बड़े चर्च घर जो बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है, किसी कैथीड्रल में कोई मक्खी बैठी हुई हो, कैथीड्रल में कोई मक्खी बैठी हुई हो, तो वो मक्खी जो है वो न्यूक्लियस है और पूरा कैथीड्रल जो है वो एटम है। तो ज्यादातर एटम खाली जगह है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खुद ही बहुत सूक्ष्म पार्टिकल है, कोई जगह नहीं लेता, लगभग पॉइंट पार्टिकल है, और न्यूक्लियस भी बहुत छोटा है, तो ज्यादातर एटम खाली है। अब अगर ज्यादातर एटम खाली है तो ये जो अल्फा पार्टिकल है ये लड़ के वापस कैसे लौटता है? अल्फा पार्टिकल में इतनी एनर्जी है कि इलेक्ट्रॉन उसको लड़ करके वापस नहीं भेज सकता, तो वो न्यूक्लियस से लड़ता होगा, और बहुत कम बार वो न्यूक्लियस से लड़ता है, लेकिन जब न्यूक्लियस से लड़ता है तो वो डिफ्लेक्ट होता है। इस तरह से उन्होंने ये पता किया कि न्यूक्लियस बहुत छोटा है, सारा पॉजिटिव चार्ज जो है वो न्यूक्लियस में केंद्रित है, लोकेटेड है, और सारा नेगेटिव चार्ज जो है वो किसी क्लाउड की तरह, इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर लगा हुआ है। अब समस्या ये पैदा हुई कि जब नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है और पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है, अगर आप हाइड्रोजन एटम लें तो बाद में 1920 के आसपास आके पता चलता है, प्रोटॉन ढूंढा जाता है, एक न्यूक्लियस, एक पार्टिकल वाला न्यूक्लियस हाइड्रोजन के पास है, और हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में एक ही पार्टिकल है और वो है प्रोटॉन। तो प्रोटॉन एक फंडामेंटल पार्टिकल उस समय था, माना जाता था। वो अब हम जानते हैं कि दूसरे फंडामेंटल पार्टिकल से बना है, लेकिन वो किस्सा अलग से। तो प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, और इलेक्ट्रॉन जो है वो गिर क्यों नहीं जा रहा है प्रोटॉन में? क्योंकि अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, तो प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन को खींच लेना चाहिए और चार्ज न्यूट्रल हो जाना चाहिए, और चार्ज अगर न्यूट्रल हो जाएगा तो एटम कोलैप्स कर जाएगा, एटम नहीं रह जाएगा, वो तो सिर्फ न्यूक्लियस, एक चार्जलेस न्यूक्लियस बन के रह जाएगा, वो न्यूट्रॉन बन के रह जाएगा एक तरह से कह लीजिए उसमें। लेकिन एटम्स तो इतने हैं, 108 एटम्स एलिमेंट्स हैं, 108 प्रकार के एलिमेंट्स हैं, या और भी ज्यादा एलिमेंट्स हैं उसमें। तो ये तो तय है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर है, और हर एटम में न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज बैठा है और उसके बाहर नेगेटिव चार्ज है, तो ये एटम कोलैप्स क्यों नहीं कर जा रहा है? क्लासिकल थियरी है कि ये कोलैप्स कर जाएगा। तो क्या मॉडल बनाया? रदरफोर्ड ने अपना मॉडल बनाया। सोलर सिस्टम के बारे में लोग जानते थे। सोलर सिस्टम क्या है कि सोलर सिस्टम भी ऐसा ही है कि ग्रेविटेशन के कारण पृथ्वी को सूरज में गिर जाना चाहिए, लेकिन पृथ्वी सूरज में क्यों नहीं गिर जा रही है ग्रेविटेशनल फोर्स के जरिए? क्योंकि वो चक्कर लगा रही है। कोई भी चीज अगर आप गोल चक्कर लगाती है तो उसमें एक एक्सेलरेशन पैदा होता है, उसमें एक बाहर की तरफ एक फोर्स महसूस होता है जिसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। तो जो अंदर की तरफ ग्रेविटेशन उसको खींच रहा है, सर्कुलर मोशन की वजह से उसको कंपेंसेट करता है। सर्कुलर, पृथ्वी का जो सर्कुलर मोशन है, ऑर्बिटल जो मोशन है, वो कैंसिल करता है ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन को, तो एक संतुलन स्थापित होता है। तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, बाहर की तरफ खिंचाव है, वो अंदर की तरफ के खिंचाव को न्यूट्रलाइज करता है, और इसी की वजह से पृथ्वी जो है अपनी कक्षा में कायम है। ये सोलर मॉडल हुआ। रदरफोर्ड ने कहा कि ऐसा ही सोलर टाइप मॉडल एटम भी है। एटम क्या है? केंद्र में न्यूक्लियस है, पॉजिटिव चार्ज है, और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है।
इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगा रहा है उसका उसके ऊपर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन को न्यूट्रलाइज कर रहा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं गिर रहा है, जिसकी वजह से एटम कोलैप्स नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से मैटर स्टेबल है। लेकिन ये वाला सिद्धांत काम नहीं करने वाला था, ये मॉडल काम नहीं करने वाला था। ये मॉडल काम इसलिए नहीं करने वाला था कि क्लासिकल थियरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मैक्सवेल ये कहते हैं कि कोई भी चार्ज अगर चक्कर लगाए, गोल चक्कर लगाए, तो वो एनर्जी रेडिएट करेगा। एनर्जी रेडिएट करेगा तो एनर्जी के कंजर्वेशन का प्रिंसिपल, एनर्जी को आप नष्ट नहीं कर सकते। एनर्जी का कंजर्वेशन का प्रिंसिपल ये करता है कि जो चक्कर लगाता हुआ इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी रेडिएट करेगा, और जैसे उसकी एनर्जी धीरे धीरे कम होती जाएगी वो गिर पड़ेगा न्यूक्लियस में। तो बात फिर वहीं आ गई कि सोलर मॉडल जो है इलेक्ट्रॉन का काम नहीं करेगा, एटम का सोलर मॉडल काम नहीं करेगा, क्योंकि जो फंडामेंटल थियरी है, जो बेसिक सिद्धांत है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, वो ये कहता है कि अगर कोई चार्ज चक्कर लगाए, सर्कुलर मोशन करे, तो वो एनर्जी रिलीज करेगा। और वो कैलकुलेट किया जाता है। हम लोगों को ये प्रॉब्लम दिया जाता था जब हम लोग फिजिक्स का यूनिवर्सिटी लेवल का कोर्स लेते थे, तो हमको ये दिया जाता था कि हाइड्रोजन एटम लीजिए, आपको प्रोटॉन का चार्ज मालूम है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज मालूम है, के चारों तरफ चक्कर लगाता है, तो मैक्सवेल की थियरी के मुताबिक आप कैलकुलेट कीजिए कि कितनी देर में इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में गिर पड़ेगा। क्लासिकल थियरी, यहां अभी क्वांटम नहीं आया है, और हम लोग कैलकुलेट करके तब निकालते थे कि 10 टू द पावर -12 सेकेंड्स में वो गिर पड़ेगा, यानी 1/1 ट्रिलियन, 1 सेकंड के 1 ट्रिलियन हिस्से में इतनी ही देर एटम जिंदा रहेगा, इतनी ही देर मैटर जिंदा रहेगा। ये हम लोगों का होमवर्क था। ये क्लासिकल थियरी ये कहती थी, इस तरह से हम लोगों को क्लासिकल थियरी पढ़ाई सिखाई जाती थी। आप सोचिए कितनी बड़ी क्राइसिस है फिजिक्स के लिए। मैटर जो बिलियंस ऑफ ईयर्स से कायम था, जो मोस्ट फंडामेंटल थियरी है साइंस की, वो ये कह रही है कि मैटर को तो 10 टू द पावर -12 सेकंड से ज्यादा जिंदा ही नहीं रहना चाहिए, मैटर होना ही नहीं चाहिए। केमिकल प्रॉपर्टीज जो आप सारी देखते हैं, जिसकी वजह से हम और आप पैदा हुए हैं, या समुद्र में मछली पैदा हुई और बाद में हम पैदा हुए, ये सारा कुछ होने में जो बिलियंस ऑफ ईयर्स लगे, इतनी देर मैटर कहां टिकेगा? क्योंकि मैटर की में कोई एटम ही नहीं होना चाहिए। एटम नहीं होगा तो केमिकल प्रॉपर्टी नहीं होगी, केमिकल प्रॉपर्टी नहीं होगी तो नॉर्मल मैटर का फॉर्म नहीं बचेगा, मैटर अपने नॉर्मल फॉर्म में नहीं बचेगा, जबकि नॉर्मल फॉर्म में मैटर बिलियंस ऑफ ईयर से है। ये सबसे बड़ी क्राइसिस थी। नील्स बोर, जो वो भी 26 साल के थे, जैसे करिश्मा किया आइंस्टाइन ने 26 साल में, वैसे ही नील्स बोर एक पोस्ट डॉक थे अर्नेस्ट रदरफोर्ड के यहाँ, और 26 साल की उम्र में उन्होंने ये काम शुरू किया, और उनका पेपर जब छपा तब तक वो 27-28 साल के हो चुके थे। उन्होंने ये मसला उठाया कि भाई ये तो सबसे बड़ी क्राइसिस है फिजिक्स की, और इसके लिए क्या किया जाए। फिर उनको प्लांक याद आए। प्लांक सभी को याद आते थे, जब ऐसी क्राइसिस पता चलती थी लोगों को फिजिक्स की, तो प्लांक याद आते थे कि प्लांक ने क्वांटम की बात की थी। तो नील्स बोर ने यह कहा कि जरूर इसका भी रिश्ता क्वांटम से है। तो उन्होंने ये कहा कि हम ये मॉडल बनाएंगे। उन्होंने एकदम ऐसे ही मॉडल बनाया जिसकी कोई वजह नहीं थी, क्वांटम सिर्फ प्लांक का सहारा लेकर मॉडल उन्होंने ये बनाया कि इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट्स में चक्कर लगाता है न्यूक्लियस के चारों तरफ, उसमें कुछ ऐसी स्टेशनरी ऑर्बिट्स हैं जिन स्टेशनरी ऑर्बिट में वो रेडिएट नहीं करता है। जब वो उस स्टेशनरी ऑर्बिट में होता है तो उन ऑर्बिट्स में वो रेडिएट नहीं करता है, यानी वहां पर मैक्सवेल का नियम लागू नहीं होता है। वो स्टेशनरी ऑर्बिट कैसे हैं? उन्होंने कहा कि जब कोई भी सर्कुलर मोशन होता है, कोई भी चीज गोल गोल नाचती है, तो जैसे सीधे दौड़ती हुई चीज में मोमेंटम होता है, मोमेंटम माने उसका कुछ मास होता है, उसकी कुछ वेलोसिटी होती है, दोनों का गुणा कर दीजिए, उसको मोमेंटम होता है। यानी उसको रोकने में, कोई दौड़ती हुई चीज को रोकने में आपको कितनी मुश्किल करनी पड़ेगी। अगर बहुत तेज दौड़ रही है तो उसको रोकना मुश्किल होगा, या बहुत भारी है तो उसको रोकना मुश्किल होगा। बहुत तेज दौड़ते हुए गेंद को पकड़ना मुश्किल होगा, हाथ में धक्का लगेगा, और धीरे धीरे चलते हुए ट्रक को भी रोकना मुश्किल होगा, क्योंकि ट्रक धीरे धीरे चल रहा है लेकिन उसका मास बहुत है।
तो मोमेंटम उसका बहुत है स्लो वेलोसिटी के बावजूद। तो मोमेंटम जो है वो लिनियर मोशन में होता है, उसी तरह से एंगुलर मोमेंटम सर्कुलर मोशन में होता है। और एंगुलर जब बहुत तेज तेज नाचता है तो एंगुलर मोमेंटम ज्यादा होता है। क्लासिकल थियरी ये कहती है कि एंगुलर मोमेंटम का कोई पैकेट की जरूरत नहीं है। क्वांटम थियरी, बोर ने ये कहा कि नहीं नहीं, हम प्लांक को ले आएंगे यहां पर और हम ये कहेंगे कि एटॉमिक लेवल पर जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो क्वांटाइज्ड होता है। यानी एंगुलर मोमेंटम का एक क्वांटम होगा, दो क्वांटम होंगे, तीन क्वांटम होंगे, बीच वाला नहीं होगा। और वो जो स्टेशनरी ऑर्बिट है वो क्या है? वो स्टेशनरी ऑर्बिट वो ऑर्बिट है जिसमें एंगुलर मोमेंटम यूनिट है, एक है या दो है या तीन है। एक और दो के बीच में 1.5 यूनिट का एंगुलर मोमेंटम, वो वाला ऑर्बिट क्वांटाइज नहीं होगा, वो वाला ऑर्बिट स्टेशनरी नहीं होगा, वो रेडिएट करेगा। तो सारे ऑर्बिट्स रेडिएट करेंगे, लेकिन जो स्टेशनरी ऑर्बिट है वो ऑर्बिट जिसकी प्रॉपर्टी ऐसी है कि उसके पास यूनिट क्वांटम ऑफ एंगुलर मोमेंटम है। ये उन्होंने हाइपोथेसिस दिया। और क्या करिश्मा हुआ, आप अंदाजा नहीं लगा सकते कितना बड़ा करिश्मा हुआ। इस सिंपल हाइपोथेसिस के जरिए उन्होंने हाइड्रोजन एटम के स्टेशनरी ऑर्बिट्स फिक्स कैलकुलेट कर लिए कि कितने स्टेशनरी ऑर्बिट होंगे, कितने ऐसे ऑर्बिट्स होंगे जिसमें हाइड्रोजन एटम के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो किन किन ऑर्बिट्स में रह सकता है। ऐसे ऑर्बिट्स जिसमें अगर वो चक्कर लगाए तो उन ऑर्बिट्स में वो रेडिएट नहीं करेगा, एनर्जी लूज नहीं करेगा। वो ऑर्बिट्स उन्होंने कैलकुलेट किए। लेकिन हम जानते हैं 19वीं सदी के लोगों को पता था कि एटम एनर्जी रेडिएट करता है, एटम में से कलर निकलता है। और उसी तरह से लोगों ने पता किया था कि हर जो एलिमेंट का एटम होता है वो अपना कैरेक्टरिस्टिक कलर फेंकता है, उसका स्पेक्ट्रम होता है। उस स्पेक्ट्रम से आप स्पेक्ट्रम देख करके आप एलिमेंट की, एटम की पहचान कर सकते हैं। आप स्पेक्ट्रम देख के पता कर सकते हैं कि ये हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है, ये हीलियम का स्पेक्ट्रम है, ये कार्बन का स्पेक्ट्रम है, या ये आयरन का स्पेक्ट्रम है। इसी तरह से 19वीं सदी के बीच में ही कर्चॉफ, जिनका नाम मैंने लिया, ऐसे लोगों ने ये पता कर लिया था कि सूरज में ज्यादातर तो हाइड्रोजन और हीलियम है, लेकिन थोड़ा आयरन भी है, थोड़ा कार्बन भी है, थोड़ा ऑक्सीजन भी है, बहुत थोड़ी मात्रा में। कैसे पता किया था? स्पेक्ट्रम देख के पता किया था। क्योंकि यहाँ धरती पर उनको ऑक्सीजन का स्पेक्ट्रम पता था, कार्बन का स्पेक्ट्रम पता था, आयरन का स्पेक्ट्रम पता था, और वही स्पेक्ट्रम उनको सूरज से आने वाली रोशनी में भी दिखाई पड़ा। जब सूरज से आने वाली रोशनी में वही स्पेक्ट्रम दिखाई पड़ा तो ये पता चला कि ये वाले एलिमेंट्स जो हैं, ये वाले एटम्स जो हैं सूरज में भी हैं। तो ये पता था पहले से कि एटम्स जो हैं वो अपना सिग्नेचर, उनका एटम्स का सिग्नेचर है वो स्पेक्ट्रम। सिग्नेचर देख के आप एटम की पहचान कर सकते हैं। सिग्नेचर क्या है? उसका हस्ताक्षर क्या है? परमाणु का स्पेक्ट्रम है, वो कलर ऑफ लाइट है, जो कलर ऑफ लाइट वो एमिट करता है या एब्जॉर्ब करता है। ये इसकी बड़ी स्टडी हुई थी और हाइड्रोजन से निकलने वाला जो लाइट था, जो स्पेक्ट्रम था, उसको अच्छी तरह से स्टडी किया गया था। और एक सबसे जो विजिबल लाइट में दिखाई पड़ने वाली, कलर वाली लाइट में जो सीरीज ऑफ लाइट निकला था उसको बामर सीरीज कहते थे, बामर सीरीज ऑफ लाइंस। जो हाइड्रोजन से जो रंग निकलते थे वो लाइंस में दिखाई पड़ते थे फोटोग्राफिक प्लेट पर, एक कलर की एक लाइन, दूसरे कलर की दूसरी लाइन उसमें, और बीच के कलर की कोई लाइन नहीं। तो डिस्क्रीट लाइंस थी, उसको बामर सीरीज कहते हैं। और बोर ने क्या किया? बोर ने जब स्टेशनरी ऑर्बिट कैलकुलेट कर लिया कि उनकी थियरी के मुताबिक ये स्टेशनरी ऑर्बिट हैं, इलेक्ट्रॉन के रहने की, सुरक्षित रहने की जगहें ये हैं, अगर इन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा तो रेडिएट नहीं करेगा, तो रेडिएशन कहां से निकलता है? बोर ने कहा कि रेडिएशन तब निकलता है जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिटल से लोअर ऑर्बिटल में कूदता है, हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी स्टेट में जंप लगाता है। तो जब इलेक्ट्रॉन एक स्टेशनरी स्टेट से दूसरी स्टेशनरी स्टेट में जंप लगाता है तो वो लाइट एमिट करता है, लाइट वहां से आती है। और उन्होंने ये कैलकुलेट कर रखा था कि जो स्टेशनरी ऑर्बिट्स हैं उनकी एनर्जी क्या है। तो जब एक स्टेशनरी ऑर्बिट से दूसरी में जंप करेगा तो कितनी एनर्जी अवेलेबल होगी,
हायर एनर्जी से लोअर में जंप कर रहा है, तो जो एनर्जी डिफरेंस है वही लाइट के रूप में प्रकट होगा, वही लाइट के रूप में दिखाई पड़ेगा। और जो एनर्जी डिफरेंस है वो ये तय कर देगा कि जो लाइट निकल रहा है उसके पास कितनी एनर्जी होगी, यानी उसका क्या कलर। और लोग दांतों उंगली दबा के रह गए, उन्होंने बोर ने इस सिंपल मॉडल के जरिए पूरा बामर सीरीज प्रिडिक्ट कर दिया। बामर सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रम जो कोई नहीं समझता था, जिसको क्लासिकल थियरी बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं कर सकती थी, क्योंकि क्लासिकल थियरी के मुताबिक हर कलर की लाइट निकलनी चाहिए, लाइंस नहीं निकलनी चाहिए कि एक कलर की निकल रही है, एक वेवलेंथ की निकल रही है, फिर बीच के वेवलेंथ की नहीं निकल रही है, फिर कुछ दूर जाकर एक वेवलेंथ की निकल रही है, यानी अलग अलग कलर ऑफ लाइंस थी, इसको स्पेक्ट्रम कहते हैं। कोई नहीं समझता था, और एक सिंपल से मॉडल के जरिए और सिंपल हाइपोथेसिस के जरिए कि स्टेशनरी ऑर्बिट्स होती हैं, क्वांटम प्रिंसिपल ये कहता है कि जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो क्वांटाइज्ड होगा, स्टेशनरी ऑर्बिट रेडिएट नहीं करेगा, जंप करेगा एक स्टेशनरी से दूसरी एनर्जी स्टेशनरी ऑर्बिट में, तो जो जो एनर्जी डिफरेंस है वो लाइट के रूप में प्रकट होगा। और इसके जरिए उन्होंने बामर सीरीज पूरा एक्सप्लेन कर दिया और एटॉमिक मॉडल एस्टेब्लिश हो गया। तो उन्होंने ये भी एक्सप्लेन कर दिया कि एटम क्यों स्टेबल है, क्योंकि उन्होंने कहा कि स्टेशनरी ऑर्बिट्स ऐसी हैं जो स्टेशनरी ऑर्बिट एनर्जी रेडिएट नहीं करती हैं। तो मैटर की स्टेबिलिटी हाथ में आ गई, सबसे बड़ा क्राइसिस फिजिक्स का हल हो गया। और मैटर से लाइट निकलता है, लाइट का स्पेक्ट्रम निकलता है, बड़ा ही कॉम्प्लेक्स जटिल, कुछ लाइट निकलती है, कुछ लाइट नहीं निकलती है। हाइड्रोजन से निकलने वाले स्पेक्ट्रम को आप हीलियम से कंपेयर नहीं कर सकते, बिल्कुल अलग लाइट देता है हीलियम, और आयरन तो बिल्कुल ही अलग लाइट देता है। तो हर एटम, हर एलिमेंट का एटम अपनी कैरेक्टरिस्टिक लाइट देता है, उसका अलग अलग एलिमेंट्स का सिग्नेचर है। और ये सिंपल जो मॉडल है बोर का जो क्वांटम मॉडल है, वो सारा स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन कर दे रहा है। इतना बड़ा रिवॉल्यूशन लोगों ने कल्पना भी नहीं की थी। आइंस्टाइन ने कहा था कि ये तो क्रांति हो गई। उन्होंने अपने वाले काम को क्रांति नहीं कहा था, उन्होंने अपने वाले काम को एक मजबूरी की हाइपोथेसिस कहा था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए उनको लाइट क्वांटम को का हाइपोथेसिस मानना पड़ा। लेकिन इतना बड़ा एक्सपेरिमेंटल सक्सेस जो बोर के एटम के मॉडल से निकला कि एटम स्टेबल साबित हुआ, और वो जो फेंक रहा था, वो जो साइन कर रहा था, जो सिग्नेचर दे रहा था, स्पेक्ट्रम दे रहा था, वो बिल्कुल प्रिडिक्ट कर दिया, हूबहू प्रिडिक्ट कर दिया। इसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस थी। वो वैसे ही बोर का सिंपल मॉडल जो हाइड्रोजन पे बहुत अच्छी तरह लागू होता था, हीलियम पर और हायर एटम्स पर उतनी अच्छी तरह से लागू नहीं हुआ। समय हमारा खत्म हो गया है, इसलिए उसके डिटेल में हम नहीं जा सकते। सोमरफेल्ड ने वो काम किया, उन्होंने कुछ उसमें चीजें जोड़ी। लेकिन ये तीसरी कहानी थी। अब 1.5 घंटा तो हो गया, तो ये लेकिन मैंने 3 मुख्य कहानियां आपको बता दी। 2 जल्दी छोटी छोटी कहानियां, लेकिन छोटी कहानियां नहीं थी, हमारे समय की वजह से हम उसको छोटा कह रहे हैं। 2 जल्दी से आपको बता देते हैं। 2 और चीजें। 1917 में आइंस्टाइन ने एक पर्चा लिखा। आइंस्टाइन ने पर्चा ये लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि जो प्लांक महोदय ने ऑसिलेटर की कल्पना की थी, क्योंकि उस समय एटम का पता नहीं था, और अब जब नील्स बोर ने ये दिखा दिया कि एटम क्या होता है और एटम क्यों खास रंग का रेडिएशन एमिट करता है, तो अब इन दोनों बातों को मिलाना था। अब तो काल्पनिक ऑसिलेटर की जरूरत नहीं थी ना, अब तो ऑसिलेटर पता चल गया। ऑसिलेटर क्या है? एटम है। तो अगर एटम है, बोर का एटॉमिक मॉडल वो ऑसिलेटर है, और वो डिस्क्रीट अलग अलग कलर की लाइट एमिट कर रहा है, तो अब आइंस्टाइन ने कहा कि अब प्लांक वाला काम किया जा सकता है। यानी अब एटॉमिक थियरी से शुरू करके प्लांक का फार्मूला डिराइव किया जा सकता है। प्लांक ने जो हाइपोथेसाइज किया था, ऑसिलेटर्स की जो कल्पना की थी, वो अब हाइपोथेसाइज करने की जरूरत नहीं है। उसको अब हम जानते हैं कि एटम जो है क्यों लाइट एमिट करता है, तो ऑसिलेटर क्या है ये हम जानते हैं। तो इन दोनों चीजों को उन्होंने मिलाया, और दोनों चीजों को मिलाने में और उसके जरिए प्लांक के फार्मूला को डिराइव करने में उनको एक चीज माननी पड़ी। एक नतीजे तक वो पहुंचे। वो नतीजा क्या था? वो नतीजा ये था कि
दो तरह के रेडिएशन होते हैं। एटम में से जो रेडिएशन, एक ही रेडिएशन जो निकलता है वो दो परिस्थितियों में निकल सकता है। एक परिस्थिति तो ये है कि इलेक्ट्रॉन ने अचानक तय किया कि हमको कूदना है, उस पर कोई बल नहीं लगा, बाहर से कोई प्रभाव नहीं पड़ा, एक एक्साइटेड स्टेट में हायर ऑर्बिट में चक्कर लगाते लगाते उसने तय किया कि हमको लोअर ऑर्बिट में कूदना है। तो इसको उन्होंने स्पॉन्टेनियस एमिशन कहा। अपने आप, बिना उस एटम पर बाहर से कोई प्रभाव डाले बिना उस एटम ने रेडिएट किया, एनर्जी यानी लाइट रेडिएट किया। इसको उन्होंने स्पॉन्टेनियस एमिशन कहा। लेकिन प्लांक के फार्मूला तक पहुंचने के लिए उनको एक दूसरे प्रकार के एमिशन की भी कल्पना करनी पड़ी, जिसको उन्होंने स्टिमुलेटेड एमिशन कहा। स्टिमुलेटेड एमिशन क्या था कि किसी वजह से अगर एक उचित फ्रीक्वेंसी वाला क्वांटम ऑफ लाइट जो है वो इलेक्ट्रॉन से टकराता है जो हायर ऑर्बिट में है, तो वो उसको लोअर ऑर्बिट में कूदने को एनकरेज करेगा। पहले बार में क्या हुआ था कि इलेक्ट्रॉन अपने आप कूद गया था। दूसरी बार में क्या होता है कि उसको एक फोटोन आकर के, फोटोन माने लाइट क्वांटम, ये नाम बाद में आया, बाद 1925 के आसपास ये नाम दिया गया, लेकिन लाइट के क्वांटम को फोटोन कहते हैं। तो लाइट का जो एक दूसरे वाले किस्से में क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन के पास एक फोटोन आया, वो फोटोन उस वेवलेंथ का था जो वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन जब कूदेगा लोअर ऑर्बिट में तो जिस वेवलेंथ की लाइट निकलेगी उस वेवलेंथ का वो फोटोन था। तो इत्तफाकिया मान लीजिए किसी वजह से उसी वेवलेंथ का फोटोन, जो वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन के कूदने पर निकलेगा, लेकिन उसके कूदने से पहले ही उसी वेवलेंथ का फोटोन उस इलेक्ट्रॉन से आके टकराता है या उस इलेक्ट्रॉन के पास आता है, तो उस फोटोन के एनकरेजमेंट से वो उस इलेक्ट्रॉन को नहीं भी कूदना होता तो वो कूद जाता है। तो इसको स्टिमुलेटेड एमिशन कहते हैं। ये स्टिमुलेटेड एमिशन माने उस एक्स्ट्रा फोटोन ने इलेक्ट्रॉन को कूदने को कहा। इलेक्ट्रॉन जब कूदा तो एक फोटोन पहले से था जो बाहर से कहीं से आया था, एटम के बाहर से कहीं से आया था, और अब एक उसी तरह का फोटोन, उसी का जुड़वा भाई दूसरा फोटोन पैदा हो गया। तो एक फोटोन आया और उसने इलेक्ट्रॉन को जंप लगवा करके दूसरा फोटोन पैदा किया, यानी एक से फोटोन दो हो गया। आप जानते हैं ये स्टिमुलेटेड एमिशन किस टेक्नोलॉजी में परिवर्तित हुआ? उस समय के 1917 के 40 साल के बाद 1957 के आसपास, उसको लेजर कहते हैं। लेजर, लाइट एम्प्लीफाइड बाय स्टिमुलेटेड रेडिएशन, स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, वो लेजर कहते हैं। यानी आइंस्टाइन ने तो लेजर नहीं देखा, 1955 में वो मर गए थे, और लेजर की कोई भी कल्पना करने से 40 साल पहले उन्होंने थ्योरेटिकल फिजिक्स का ये मसला यानी प्लांक का फार्मूला डिराइव करते हुए उन्होंने लेजर की नींव डाल दी थी, जिस लेजर के बारे में 40 साल तक किसी को पता नहीं चला। और जब प्रायोगिक तौर पर लेजर वो ढूंढा गया तो उसके लिए फिर नोबेल प्राइज मिला। जिन लोगों ने ढूंढा उन लोगों को नोबेल प्राइज मिला। और लेजर टेक्नोलॉजी आप जानते हैं, लेजर टेक्नोलॉजी के बिना आज की टेक्नोलॉजी, आज की जो ये यहाँ तक कि आपके हैंडसेट वाली टेक्नोलॉजी भी संभव नहीं है। ये होता है थ्योरेटिकल फिजिक्स। आप देखिए क्या हो रहा है कि एक थ्योरेटिकल फार्मूले को डिराइव करने के लिए, जो नई बोर मॉडल की रोशनी में डिराइव करने के लिए आइंस्टाइन ने को जो करना पड़ा, उसकी वजह से एटम दो तरह से रेडिएट करता है, स्पॉन्टेनियस एमिशन और स्टिमुलेटेड एमिशन। और स्टिमुलेटेड एमिशन और कुछ नहीं है, लेजर। वो लेजर की नींव डालेगा। इस तरह का करिश्मा हुआ। ये दूसरा अद्भुत था। और ये मैं किस्सा क्यों कह रहा हूं, इससे ये बात पुख्ता होती है कि लाइट जो है, ये स्थापित हुआ कि लाइट एक पार्टिकल है। यानी ये जो द्वैध है, ये जो डुअलिटी है, जो आज तक अच्छी तरह से समझी नहीं जा सकी है, हालांकि क्वांटम मैकेनिक्स इसकी कंसिस्टेंट थियरी देता है डुअलिटी की। इसकी बात हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। लेकिन कंसेप्चुअली अंदाजा लगाना, चित्र बनाना दिमाग में मुश्किल है कि कैसे फोटोन जो है वो पॉइंट पार्टिकल भी है और वेव भी है। तो ये
अगला कदम था स्थापित करने का कि फोटोन जो था वो पार्टिकल भी है और वेव भी है, और तब भी लोगों ने नहीं माना। आइंस्टाइन की ये फोटोन थियरी किसी ने नहीं मानी, सब इस्तेमाल करते थे लेकिन किसी ने नहीं मानी। प्लांक ने तो नहीं ही माना, बोर ने भी नहीं माना। नील्स बोर भी कहते थे एटम की क्वांटम थियरी तो मानते थे लेकिन लाइट की क्वांटम थियरी नहीं मानते थे। और आइंस्टाइन का जो रिवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट था वो लाइट की क्वांटम थ्योरी देता था। कब लोगों ने माना, वो हमारी आखिरी कथा है और वहां हम खत्म करेंगे लेक्चर। उसको कहते हैं कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन इफेक्ट 1923 में अमेरिका के एक नौजवान एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट ने एक प्रयोग किया। उसने एक्सरे, तब तक एक्सरे 1895 में रोंटगन ने एक्सरे का आविष्कार कर लिया था, एक्सरे की खोज कर ली थी। एक्सरे बहुत हार्ड लाइट है, बहुत ही एनर्जी पैक्ड लाइट है। उसका वेवलेंथ जो है वो विजिबल लाइट से 1000 गुना कम है। वेवलेंथ यानी उसमें 1000 गुना ज्यादा एनर्जी होती है, इसीलिए एक्सरे आपके शरीर के लिए खतरनाक होता है, क्योंकि वो एनर्जी ज्यादा कैरी करता है। वो एक्सरे उन्होंने, हार्ड एक्सरे जो उन्होंने मेटल पे डाला, मेटल से रिफ्लेक्ट कराया, रिफ्रैक्ट कराया, डिफ्रैक्ट कराया, डिफ्लेक्ट कराया कह लीजिए, तो जो मेटल के बाद जो एक्सरे निकला वो थोड़ा कम एनर्जी का था। तो सवाल ये पैदा हुआ कि जो एनर्जी डिफरेंस है, हार्ड एक्सरे डाल रहे हैं, सॉफ्ट एक्सरे निकल रहा है, तो बकिया जो एनर्जी है वो कहां गया? तो उन्होंने ढूंढा ढूंढा तो पता चला कि इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। यानी एक्सरे का जो फोटोन है वो इलेक्ट्रॉन को धक्का मार के निकाल रहा है, फोटो इलेक्ट्रॉन की तरह, फोटो इलेक्ट्रॉन की तरह, लेकिन अब ये एक्सरे से किया जा रहा था और हार्डर एनर्जी के द्वारा किया जा रहा था। और अब ये संभव था कि जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है, निकल रहा है, वो किस एंगल पर निकल रहा है और किस वेलोसिटी से निकल रहा है, इसको मेजर किया जा सके। यानी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और उसका मोमेंटम भी मेजर किया जा सकता था, और जो सॉफ्ट एक्सरे निकल रहा था उसमें कितनी एनर्जी बचती है वो भी मेजर किया जा सकता था। और सॉफ्ट एक्सरे जो था, हार्ड एक्सरे जो था, जो इंसिडेंट था, जो उन्होंने डाला था मेटल पर, उसका एनर्जी और मोमेंटम उनको पहले से पता था। और उन्होंने इस प्रयोग के जरिए ये साबित किया कि एनर्जी भी कंजर्व्ड है, यानी पहले की एनर्जी बाद की एनर्जी के बराबर है, और मोमेंटम भी कंजर्व्ड है, यानी पहले का मोमेंटम बाद के मोमेंटम के बराबर है। और इस तरह से साबित यह हुआ कि जो फोटोन है, जो एनर्जी का पार्टिकल है, उसके पास सिर्फ एनर्जी नहीं है, उसके पास मोमेंटम भी है। और ये पार्टिकल नेचर को कंफर्म करता है। पार्टिकल क्या होता है? पार्टिकल के पास एनर्जी भी होती है और मोमेंटम भी होता है। मोमेंटम उसके मास और वेलोसिटी से तय होता है, और एनर्जी जो है उसकी, वो भी मास और वेलोसिटी से तय होती है उसमें। लेकिन एनर्जी अलग चीज है और मोमेंटम अलग चीज है, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं लेकिन दोनों अलग अलग चीजें हैं। और ये जो दो प्रॉपर्टी हैं, ये पार्टिकल नेचर को फिक्स करता है। और जब उन्होंने एनर्जी और मोमेंटम के कंजर्वेशन के जरिए, कॉम्पटन ने ये दिखाया कि 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 पहले वाली एनर्जी और मोमेंटम इंटरैक्शन के बाद वाला, बाद में जो डिफ्लेक्टेड एक्सरे है और इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है, निकला हुआ इलेक्ट्रॉन है, उन दोनों की एनर्जी और मोमेंटम भी मापें तो पहले की एनर्जी बाद की एनर्जी के बराबर है और पहले का मोमेंटम बाद के मोमेंटम के बराबर है। यानी ये पक्का हो गया कि फोटोन जो है वो पार्टिकल है, उसके पास सिर्फ एनर्जी नहीं है, उसके पास मोमेंटम भी है। और मोमेंटम किसी लिमिटेड बॉडी के पास होता है। पूरे समुद्र का मोमेंटम क्या है, इंडियन ओशन का मोमेंटम क्या है, ये सवाल बेकार है। लेकिन उसमें कोई जहाज अगर तैर रहा है तो उसका मोमेंटम हो सकता है, किसी फाइनाइट बॉडी का मोमेंटम हो सकता है। और फाइनाइट बॉडी को सिकोड़ते हुए आप पॉइंट पार्टिकल बना सकते हैं। यानी फोटोन जो है वो पॉइंट पार्टिकल है। ये कॉम्पटन ने एस्टैब्लिश किया। तब माथा पीट कर, मजबूर होकर लोगों को आइंस्टाइन की बात माननी पड़ी कि लाइट जो है वो पार्टिकल भी है और वेव भी है। तो यहां पर हमारी आज की कथा खत्म होती है। हम सवाल आपके लिए छोड़ देते हैं कि इसमें ये लगता है कि सारा मामला हल हो गया, लेकिन सब कुछ एडहॉक, ये सब कुछ एडहॉक है। क्यों एडहॉक है? एडहॉक ये है कि ये जो क्वांटाइजेशन का प्रिंसिपल है कि ऑसिलेटर क्वांटम में लेगा, क्वांटम में देगा,
या ऑर्बिट जो है, बोर का ऑर्बिट जो है वो क्वांटाइज्ड है कि एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज होगा, ये तो हाथ से डाला गया ना, ये तो हाइपोथेसिस है ना, ये तो ऊपर से डाला गया है ना। जो फंडामेंटल थियरी है उसमें तो क्वांटम की जगह थी नहीं, मैक्सवेल के पास तो क्वांटम की जगह थी नहीं, जो उनकी फंडामेंटल थियरी थी। क्लासिकल जो थियरी थी उसमें तो क्वांटम की जगह थी नहीं। यानी ये हॉच पॉच था, ये जो ओल्ड क्वांटम थियरी जिसका किस्सा मैंने आज आपको सुनाया, ये हॉच पॉच था। फंडामेंटल थियरी तो अभी भी क्लासिकल थी, लेकिन उसके ऊपर चिप्पी एक लगा दी गई थी, वो क्वांटम हाइपोथेसिस की चिप्पी लगा दी गई थी, वो इंटरनली कंसिस्टेंट नहीं था। और ये क्राइसिस था, यानी कंसेप्चुअल क्राइसिस ये पैदा हुआ कि ये क्वांटम कहां से आता है। और क्लासिकल मैकेनिक्स में तो क्वांटम की जगह है नहीं, क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स जो है वो क्वांटम है, वो पैकेज नहीं है। वहां क्वांटम कंटिन्यूअस एनर्जी है, फ्लो ऑफ एनर्जी है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी नहीं है। और ये जो हाथ से डालना पड़ा, ये मजबूरी थी। तो ये जो मिक्सचर ऑफ क्लासिकल डायनामिक्स और क्वांटम हाइपोथेसिस है, ये जो हॉच पॉच था, ये 1925 तक चलता है। और 1925 में, और जिसकी वजह से वेव पार्टिकल डुअलिटी आती है कि ये कैसे, आप कहने को तो आपने एक्सपेरिमेंटल फैक्ट तो एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन आप ये कैसे कह सकते हैं कि कोई चीज पार्टिकल भी है और साथ ही वो वेव भी है। ये दोनों एक दूसरे की कंट्राडिक्टरी प्रॉपर्टीज हैं, दोनों एक साथ हो नहीं सकती। लहर जो है वो पार्टिकल, ये हम बहुत सारे पार्टिकल से बने हुए लहर की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक पार्टिकल की बात कर रहे हैं। एक पार्टिकल अपने आप में पार्टिकल है, और वही एक पार्टिकल अपने आप में वेव प्रॉपर्टी भी लिए हुए है, वही एक पार्टिकल अपने आप में लहर भी है। बालू का, बालू के का 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 बकेट से आप बालू उड़ा करके लहर नहीं पैदा कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि बालू का जो एक कण है वो अपने आप में कण भी है और अपने आप में लहर भी है। ये कैसे हो सकता है? तो ये जो वेव पार्टिकल डुअलिटी है, ये नेचर का फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, नेचर का फंडामेंटल लॉ है। इसको क्वांटम मैकेनिक्स एक्सप्लेन करता है जब 1925 में आता है, तो वो भी गिरते पड़ते वहां तक लोग पहुंचते हैं। ये वाली कहानी हम आपको अगली बार कहेंगे। तो मैंने थोड़ा ज्यादा समय हर बार की तरह इस बार भी ले लिया, माफ कीजिएगा, लेकिन ये उम्मीद है कि कम ही लोग सुन रहे हों, लेकिन फिर भी जो सुन रहे हैं उनको मजा आया, आप टिके रहे इतनी देर, इसके लिए आपको धन्यवाद। ये अगली बार असली क्वांटम थियरी चलेगी। धन्यवाद। शुक्रिया, शुक्रिया जी। हमारे पास सवाल है तो भार्गवी से पूछते हैं आपके लिए। हेलो हेलो, हाँ जी, फिर से बोलो, तुम्हारा थोड़ा आवाज टूट रही है। हाँ, अच्छा, हमारे पास एक सवाल है। हाँ, भार्गव जी पूछते हैं, हाउ डू वी एक्सप्लेन द मोमेंटम ऑफ फोटोन विच इज अ मासलेस पार्टिकल दैट इज प्योर एनर्जी पार्टिकल? यस यस, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, नॉट इजी टू आंसर। उसके लिए हमको स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी में जाना पड़ेगा। जिस दिन हम अपने आपको बोर करने के लिए अपना इंतजाम अच्छी तरह हम किए हुए हैं, और कई 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 लेक्चर्स में ये बात पूरी होगी। जो भार्गव सवाल पूछ रहे हैं वो उसके लिए हमें स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी की जरूरत पड़ेगी। और स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी में हम ये देखेंगे कि जो मासलेस पार्टिकल्स होते हैं उनकी एक खास प्रॉपर्टी होती है, वो एक ही स्पीड से चल सकते हैं, और वो है स्पीड ऑफ लाइट। और स्पीड ऑफ लाइट से वो चलते हैं, और उनकी एनर्जी उनके वेवलेंथ से तय होती है। और जो वेवलेंथ होता है, क्वांटम थियरी ये कहती है कि जो क्लासिकल थियरी जो है वो लाइट की एनर्जी तय कर देगी, वेवलेंथ से क्लासिकल थियरी किसी भी लाइट की एनर्जी तय कर देगी। लेकिन अगर उस थियरी को आप स्पेशल थियरी से मिलाएं, तो स्पेशल थियरी ये जगह छोड़ती है कि जो मासलेस पार्टिकल्स हो सकते हैं, बशर्ते कि मासलेस पार्टिकल्स जो हैं हमेशा चलते रहेंगे, हमेशा दौड़ते रहेंगे, कभी रुक नहीं सकते, और हमेशा एक ही वेलोसिटी से चलेंगे, वो वेलोसिटी ऑफ लाइट होगी। और ऐसे पार्टिकल्स की एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कि वो बिना मास के भी उनके पास मोमेंटम होता है।
वो मोमेंटम उनकी एनर्जी से सीधे रिलेटेड होता है। उसका एक सिंपल सा फार्मूला है और इससे ज्यादा शब्दों में उसको बयान कर पाना मुश्किल है, इस पर सेंटेंसेस में इसको बता पाना। लेकिन स्पेशल थियरी पर जब हम आएंगे तो देखेंगे कि किस तरह से मासलेस पार्टिकल्स के पास मास न होते हुए भी मोमेंटम होता है और सारा मोमेंटम एनर्जी से आता है, मास से। massive particles, the particles with kinetic energy as well as energy due to mass, both types of energy are there, but the massless particles only have their one kind of energy, and that is, you can say in a way that that's the kinetic energy. They have only kinetic energy. हेलो, शुक्रिया। यस यस, हेलो, हाँ नमस्ते सर। हेलो, मैं लखनऊ से हरि किशन बोल रहा हूँ। सर मेरा क्वेश्चन है कि अल्फा रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड कि अल्फा पार्टिकल एटम के अंदर, जो आपने एक्सप्लेन किया कि जो एटम का बहुत सारा भाग खाली है, तो अल्फा पार्टिकल कैसे एटम के अंदर इंटर करता है, जबकि एटम के रिस्पेक्ट में अल्फा पार्टिकल काफी बड़ा है। एटम के रेस्पेक्ट में बढ़िया स्वागत है हरि किशन, आपको देख करके काफी दिनों के बाद। देखिए, एक चीज आप सही नहीं कह रहे हैं। अल्फा पार्टिकल जो है वो एटम की तुलना में बड़ा नहीं है, वो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस की तुलना में बड़ा है। जी। तो जो कैथेड्रल में जो मक्खी बैठी हुई है, उस पर एक बड़ी मक्खी आती है जो अल्फा पार्टिकल है। मक्खी की तुलना में एक बड़ी मक्खी आ जाती है, लेकिन कैथेड्रल तो फिर भी पूरा का पूरा खाली है ना। एटम तो अल्फा पार्टिकल जो एक न्यूक्लियस है, जो हीलियम एटम के न्यूक्लियस को अल्फा पार्टिकल कहते हैं जी। और न्यूक्लियस जो है 1,00,000 गुना छोटा होता है एटम से। तो हाइड्रोजन एटम से अल्फा पार्टिकल 1,00,000 गुना छोटा है। हालांकि वो हाइड्रोजन एटम का जो न्यूक्लियस है, प्रोटॉन है, उससे बड़ा है। तो प्रोटॉन से तो थोड़ा हद तक तगड़ा है, थोड़ा हट्ठा कट्ठा है, लेकिन पूरे हाइड्रोजन एटम की तुलना में तो बहुत छोटा है ना, 1,00,000 गुना छोटा है। और वो 1,00,000 गुना छोटा अल्फा पार्टिकल जो प्रोटॉन से थोड़ा बड़ा है, लेकिन पूरा हाइड्रोजन तो उसके लिए मोस्टली खाली स्पेस है ना, तो उस खाली स्पेस से वो मोस्टली निकल जाता है। लेकिन जब प्रोटॉन के नजदीक से गुजरता है, तब चूंकि दोनों वो पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं, इसलिए वो डिफ्लेक्ट हो जाता है और सीधे प्रोटॉन पे जब आता है तो वो वापस मोड़ दिया जाता है, 180 डिग्री पर डिफ्लेक्ट हो जाता है। तो वो सुधार कर लीजिए। अल्फा पार्टिकल हाइड्रोजन एटम की तुलना में छोटा नहीं है, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस की तो बड़ा नहीं है, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस की तुलना में बड़ा है, लेकिन अल्फा पार्टिकल हाइड्रोजन के एटम की तुलना में बहुत छोटा है। Excuse me, Dr. Sinha. Yes, go ahead. Sorry, I'm not able to speak Hindi quite fluently, but I could understand your lecture well. I'm an ex-IIT Kanpur student, actually, but I was in chemistry, not physics. But I've got quite a bit of interest in chemistry. Yes. One of the concepts that you have mentioned in the situation of atomic emission spectrum, yes, that's like stimulated emission. Right? When you stimulate the atom in a higher orbital, like it's a simple hydrogen atom, let us say in a higher orbital, yes, when you provide an extra photon with certain energy, which may be equal to the difference between two energy levels. Yes. Why not it is going to the higher energy, still higher energy level? Why is it not absorption, and why is it taking emission pathway? Because if a photon comes with a given frequency, then the excited states, the energy difference of the excited state, these stationary levels are not equidistant in energy. Okay, okay, that's fine. Yeah, I understand.
Okay, so the only possibility is if the frequency of the incident photon in a laser equipment, if the incident photon has the frequency that matches with the difference between level 2 and level 1, Sure, sure, sure. level 2, then it has only one option, that it will jump from level 2 to level 1. The absorption will not happen because the energy difference between level 3 is different from the energy difference between level 2 and 1. So the resonance, the energy, that will require a different photon. Sure, sure. Yeah. I now understand. Yeah, sorry. Yeah. Yes. Yeah. But if the provided photon had a energy, if the electron was already in a level 2, let us say, if photon provided was equal to the energy difference between 3 and 2, it would absorb. Yes, precisely. You are absolutely right, and you are making a very good point in the sense that what happens in actual laser, you are often trying to find a way to excite the atom. So happen that you can take the atom from level 1 to level 3, 3 to 2. So a particular kind of laser with a particular frequency, particular light, that you can do by this method. So stimulated absorption also can happen. By stimulated absorption, you can take the atom to a higher level, and then by another light, you can make it jump to a second level, and then a particular color of laser you can build. So all those theoretical possibilities are there. That's good. Thank you very much, Professor Sinha. And when is your next lecture, please? The date is not fixed. That is for the organizers of Umang Library. But next lecture will be on quantum mechanics. Yeah, sure. I understand. Yeah. Obviously, next step, real Schrodinger equation and things like that. Is it? But it will be announced. You will know. It will be announced. Okay. Thank you, Ji. Thank you, Ji. Professor Sinha, can you hear me? Yes. Yeah. Go ahead. I unfortunately, my name is Sanjeev Kure. I unfortunately missed your previous lectures. Are they available anywhere? Yeah, they are available on, I think, on Umang Library page. They are available, as far as I know. But one of the organizers can direct you to that, or Subhash can tell you. Subhash can send you. Subhash can send you the. Yeah, but excellent lecture. I really enjoyed, and most of the concept for the first time I truly understood after doing a lot of physics classes. Thank you. I have shared the link of the YouTube channel of Umang Library. You can access the previous lectures there. Okay, thank you. अगर किसी के पास और कोई सवाल है तो आप अभी पूछ सकते हैं, बाकी नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है सवाल अब शायद नहीं है, तो शुक्रिया रवि सर, एंड आप सबका शुक्रिया जो आप इस चर्चा में जुड़े। थैंक यू ऑल। अगली बार मुलाकात होगी जब आप लोग अगले लेक्चर्स की जानकारी के लिए उमंग लाइब्रेरी का पेज, फेसबुक पेज लाइक कर सकते हैं, और यूट्यूब पर आप पिछले और ये वाला लेक्चर देखने के लिए जुड़ सकते हैं। शुक्रिया। थैंक यू। बाय एवरीबॉडी। थैंक यू प्रोफेसर सिन्हा जी। थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू। बहुत बढ़िया लेक्चर आपका, बहुत ही खूबसूरत। थैंक यू। Really good. Thank you, Jay.